चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या पढ़ रहे थे पूरे लास्ट वीक? कितने दिन हो गए क्लास हुए? एक हफ्ते हो गए। क्या किए एक हफ्ते? पूरा एकदम एनर्जी लेवल से सूख से जाते हो ना, एक हफ्ते की क्लास ना हो तो। पहले तो वो बात करते हैं, क्या किए पूरे एक हफ्ते? पढ़ाई किए? टेस्ट लूँ? नहीं। और कितने लोगों को पैनिक अटैक आया भाई लास्ट टेस्ट में? नहीं, मैं सुनने में आ रहा था पैनिक अटैक आ रहा था। क्यों? पूरी श्रुति की हालत ख़राब हो गई थी। क्यों, क्या हो गया था? आंसर्स लिख पाए पूरे लोग सबकी? कितने कितने क्वेश्चंस किए? आज से करूँगा चेक आपकी कॉपी, ठीक है? तो अगर टाइम मिल जाए तो कोशिश करूँगा, कर दूँगा अभी, क्योंकि आज से मेरी 5 क्लासेस हैं। तो क्लासेस तो चल रहे थे लेकिन आप लोग के नहीं चल रहे थे। 2 आंसर छूट गया। कौन सा छूट गया? हाँ हाँ, अच्छा। 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन था? व्हाट इज़ गिल्ड? तो वो था ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स, जो बैंक की तरह एक्ट करते थे। हाँ वही था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, उसे भी छोड़ दिए। और आपका नहीं छूटा है? रह गया? नहीं, एक्चुअल में पता नहीं था कि लिखना क्या है। जब मन करे तब आओ क्लास। क्यों? जल्दी आ जाया करो। और कल से ऑन टाइम रहोगे, ठीक है? कल से जो भी टाइमिंग रहेगा ऑन टाइम रहना। स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे बताओ? इसमें 2 क्वेश्चन है, जो एक मगध एम्पायर का बिल्डअप था ना, तो उसमें लिखना क्या था ये नहीं समझ में आया। मगध एम्पायर का क्या था? कि वो कैसे ड्रो को एस्टैब्लिश कैसे हुआ। हाँ, तो वो तो सबसे आसान क्वेश्चन था, तो उसमें वो तो सिलेबस है। वो ये था कि मुझे लगा कि सारे किंग्स लिखने थे स्टार्टिंग से एंड तक के, लेकिन बाद में आपको क्यों लगा? जब क्वेश्चन में लगने वाली बात कहाँ से? कि वो जो अपन आंसर राइटिंग में जो आंसर लिखे, मैं बताऊंगा जब कुछ लगता है तो क्या करना होता है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी नहीं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, और देखो कई लोग स्माइल कर रहे हैं। उन लोगों को कई बार लगा इसलिए भेजा हूँ ना मैं, इसलिए। जब कुछ भी लगता है तो पेपर में नहीं, नीचे वॉशरूम है, ठीक है? जब कुछ भी ऐसा लगे तो नीचे वॉशरूम है, पेपर में बिल्कुल नहीं करना, पेपर ख़राब नहीं करना होता है, ठीक है? हाँ, और आपका कैसा हुआ? कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा था कल? कुछ और भेज दियो एक और। मेरे को कौन सा पता आप कौन सा क्वेश्चन भेजे हो? नहीं, अभी नहीं बताना, क्लास के बाद। अभी क्लास डिस्टर्ब नहीं करना। सब क्वेश्चन में इसको डाउट रहता है। क्या विषय वाला? विषय तो हाँ, क्यों पारिक हुआ? क्वेश्चन क्या था? हाँ, डायरेक्टली असिस्ट कौन करता था? तो उसमें उपारिक को रखे थे, लेकिन डायरेक्टली किंग को तो रज्जुक ही वो करेगा ना। नॉर्मल इधर उपारिक कर रहा होगा, लेकिन किंग को तो डायरेक्ट रज्जुक ही वो करेगा ना, डिटेल। आंसर रज्जुक होगा, नहीं बदलूंगा। हाँ, और अवंती में आता नहीं था। अवंती केवल इस रीजन पे आकर इन्फेक्ट किए, लेकिन उसमें आता नहीं था, वो आता सिर्फ 2 में था। अवंती का डोमिनेंस था, अवंती में डायरेक्टली नहीं आते थे। लिखने में गलती हुआ होगा। लिखा है कॉपी में, तो फिर तीनों को लेंगे, देखते हैं। ऑप्शन ऐसा था कोई सा? नहीं, तो ऑप्शन क्या था उसमें? आंसर क्या लिया गया है? अवंती, कौशल और मगध। मगध था ना एक, मगध कहाँ से आ गया उसमें? हाँ, तो अवंती, कौशल, छेदी है। हाँ, तो तीनों ही है ना, तो क्या क्या गलत लिया है? हाँ, तो ले लेंगे, और क्या, मॉडल आंसर हमारे हाथ में है, ठीक है? आज अमेंड कर देंगे। कल गलत था, आज अमेंड कर देंगे। गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है आज। हाँ, एकदम सुबह से सूरज निकल के आ जाता है, बोलता उठ जाओ यार। हाँ, चलिए आज हम लोग अब चालू करेंगे, इसमें अपना इंटरनेशनल रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? और उसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बचे हुए थे, पहले उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद चलेंगे बायलैटरल रिलेशन की ओर। ओके, सो टुडे विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO।
तो ऐसा टेंशन मतलब गर्मी का 3 दिन और वेट कर लो, बस 2-3 दिन, तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्लाइन होगा। ठीक है, एकदम पक्का वाला वेदर रिपोर्ट दे रहा हूँ, एकदम बैठे रहता हूँ ना दिन भर वेदर रिपोर्ट वाले लोग के साथ, तो इसलिए बता रहा हूँ एकदम। ठीक है, 3 दिन के बाद थोड़ा सा कम होगा। पार्क में आओ टहलने। सॉरी सर क्या होता है? आज तक तो बोला नहीं। हाँ सॉरी सर निकल रहा है इसके मुँह से। हाँ क्या होता है ये? मन नहीं था तो तू भाग जा भी वहीं से। मन नहीं था कौन बोलता है हाकी? फिर क्यों आया? बहुत दिनों से क्लास नहीं हो, जैसे तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ना। आज क्लास हो रही तो आ जाके, चलो खैर कोई बात नहीं। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये इम्पॉर्टेंट होता है वैसे तो एग्जाम के लिए। देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ना वो होती है, मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो इसकी सबसे बड़ी क्या होती है, हर 2 साल में एक मीट होती है मेंबर नेशन की, जिसको बोलते हैं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। अभी जो लास्ट हुआ था वो तो इम्पॉर्टेंट था, पिछले साल मतलब लास्ट जो एग्जाम हुआ उससे जस्ट 1 साल पहले हुआ था। दैट मीन्स इस साल फिर से होगा। बिफोर एग्जाम यू विल फाइंड कि WTO की मीट हो रही है, और अगर WTO की मीट होगी तो प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ये क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही है उस साल। UPSC तो हर साल ही पूछता है, जब भी उस मिनिस्टीरियल टॉक हुआ मतलब उसको पूछना है। ठीक है, साथ ही साथ इस साल यहाँ पर भी है, तो इस बार मतलब आपका फिर से होगा मीट, तो इस साल जो मीट होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, बट इसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रेड रिक्वायरमेंट जो है वर्ल्ड की, ट्रेड समझते हैं, ट्रेड उसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार। ठीक है, कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या अपनी चीज़ों को किस तरीके से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिकली एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड। तो मैंने अभी तक क्या बताया वर्ल्ड रिलेशन के हिसाब से, कि एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर, या आप बोल सकते हैं लोन बिजनेस या फाइनेंस, ये कौन देखती है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड की मॉनेटरी एस्पेक्ट को मैनेजमेंट कौन करता है, कि भाई पैसे जो हैं वो किस तरीके से आए, किस तरीके से स्टेबिलिटी बना रहे, अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स क्या ना हो जाए, वर्ल्ड में किसी भी तरीके का रिसेशन ना आए। ठीक है, कुछ लोग अभी जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं थोड़ी से बड़े बड़े वर्ड हैं, पर आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, एकदम से डरना नहीं है फर्स्ट डे से। तो उसके लिए एक बॉडी थी क्या, IMF। तो इकॉनमी के लिए ये 2 बॉडी तो वर्ल्ड एस्पेक्ट में कर रही हैं कि वर्ल्ड लेवल पे सारा का सारा चीज़ को मैनेज करती हैं। जो तीसरा वर्ल्ड लेवल पे बॉडी है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जो कि वर्ल्ड में जो ट्रेड्स हैं, वर्ल्ड में जो ट्रेड्स हैं उस पूरे ट्रेड के रिलेटेड चीज़ों को ये मैनेज करते हैं, कि इंपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, है ना। दे तो क्या होगा, अब सपोज करो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज करते हैं चाइना है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, USA है। नाउ अब अगर वर्ल्ड ट्रेड में इन दोनों की डोमिनेंस सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास है, सबसे ज़्यादा इनका ही चीज़ बिक रहा है दुनिया में, है ना। अभी आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग कुछ ना कुछ मेड इन चाइना तो होल्ड कर रहे होंगे, कुछ करे ना करे मोबाइल फ़ोन तो होगा ही होगा, और क्या, और कौन सा, एप्पल वाले हो, कौन सा वाला है, वीवो वीवो तो इंडिया का है क्या, है, ओरिजिन वहीं से है, लेकिन एक्शन तो उसका इंडिया में हो रहा है। चलो तो समझते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि US अमेरिका चाहे तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना डोमिनेंस बना ले, बट अगर ये दोनों ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा, अचानक से बहुत सारी कंट्री में प्राइस राइज हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कुछ जगह पे शॉर्टेज होने लगेगा, वो वहीं पर बेचेंगे ना। अगर ऐसा हो गया तो वो वहीं बेचेंगे जहाँ उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, वो क्यों देंगे किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पर उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ट्रेड कभी भी ऐसा ना हो जाए कि पूरे के पूरे वर्ल्ड ओवर में जो सामान बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, वो आपस में क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो ट्रेड के रिगार्डिंग एक रूल होना चाहिए कि कोई भी कंट्री अपने सामान को कैसे बेचेगा, किस तरीके से किसको बेचेगा, तो इसको प्रॉपर एक रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ट्रेड के रिगार्डिंग रूल्स होने चाहिए, बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो ऐसे रूल्स को भी बनाने की ज़रूरत थी। स्पेसिफिकली अगर हम उसके पूरे के पूरे एस्पेक्ट को देखें तो आपके पास क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1940 से लेकर 44 तक। जब 44 में जब वर्ल्ड वॉर से दुनिया बाहर आया तो वॉर से क्या होता है, क्योंकि पूरी की पूरी यूरोपियन नेशन आपस में लड़ रहे थे, पूरा यूरोप लड़ रहा था, तो हर जगह क्या हुआ था, इकोनॉमिकली वहाँ पर महंगाई बढ़ गई थी। ठीक है,
बहुत ज़्यादा क्या हुई कि इकोनॉमिकली अगर देखोगे तो पहली बात तो प्राइस राइज हुआ, क्योंकि सब जगह वॉर हो रही है, प्राइस राइज होने लगा। प्राइस राइज के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिकली छोटे छोटे प्रॉब्लम आने लगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है ना, बेरोजगारी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि बहुत साल से लगातार वॉर हो रहा था, किसी तरीके का जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा था। जिनके पास सेविंग्स थे वो सेविंग्स भी उनके क्या हो गए, धीरे धीरे खराब हो गए, जिसके कारण एक और एस्पेक्ट चालू हो गया, पॉवर्टी आ गई। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और वापस वर्ल्ड ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करने की बात हो रही थी। एक तरफ वॉर था कि दोबारा वॉर ना हो, तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब पीस लाने के लिए क्या बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन लाया गया। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ। और इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और ब्रिटेन लीड कर रहे थे, और अमेरिका और ब्रिटेन ने आपस में ये बात किया कि वर्ल्ड ऑर्डर को अगर सही करना है तो हमको इकोनॉमिक ऑर्डर को भी क्या करना होगा, एक स्टैब्लिश इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना होगा। वी हैव टू क्रिएट अ स्टेबल इकोनॉमिक ऑर्डर, एंड फॉर दैट दे हैव met in Bretton Woods and decided to go for a वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड को जो भी डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसेस चाहिए, विकास करने के लिए जो भी पैसे चाहिए, उसके लिए हम एक प्रॉपर बैंक बनाएंगे। आज आप कहाँ से डेवलप कर पाओगे, कैसे, अगर आप चाहोगे कि आपके लाइफ में आप और चीज़ों को ग्रो करें तो कहाँ से करोगे। मनी का लिमिटेड सप्लाई ही होगा, आपकी इनकम एक लिमिटेड ही हो सकती है, किसी की भी कंट्री की बात करें, इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल भी कमा रहा हो कितना, 10 लाख 15 लाख मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हाई वर्थ इंडिविजुअल है 1 करोड़। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे इकोनॉमी के टर्म से बढ़ते जाता है पैसा, ठीक है। उसको कूलर को अंदर ही ले आ, हरीश जा ले आ, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसको अंदर लेकर आ, ले आओ सबके सबको एकदम, या उस क्लास में चले, हाँ वो ठंडा रहता है, बड़ा क्लास है ना, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आज थोड़ा सा लग रहा है। इसको खोले नहीं होना यार, इसको खोलो ना, खिड़की को, भरा हुआ है इसमें, उमस पूरा भर गया है, खिड़की खोलो। अंदर ले आना, उसमें लगा दे, कोई इशू नहीं। या इधर फ्रंट में लगवाऊँ क्या, वो लगा दो, वही लगा दो, कोई नहीं, हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पीछे की खिड़की खोल देना हरीश, पीछे वाला खोलो, और उसको खोल ही दिया करो ना, अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चेयर्स को ऊपर एक के ऊपर एक कर दो, थोड़ा और पास ले आओ। कूलर को और पास ले आओ, नहीं आएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में हो जाएगा बस, ठीक है, ओके। चलो वापस आओ, क्लियर है, तो चलो 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 हो गया बस। तो फर्स्ट थिंग क्या था कि वापस डेवलपमेंट करने के लिए क्या बनाया गया कि फाइनेंसेस प्रॉपर हो, लोगों के पास पैसा है, उसके लिए क्या बनाया गया, वर्ल्ड बैंक। जैसे कि अभी आप, जैसे आपको देखो, अभी आजकल देखे होगे एक नया कल्चर चला आया है, क्या बोलते हैं उसको, EMIs। क्या होता है EMI, कि आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है आप खरीद लेते हो, बाद में धीरे धीरे उसको पे करते रहते हो, ठीक है। लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने पूरे, कितना मिडिल क्लास फैमिली की इनकम कितनी हो रही है, 5 लाख 6 लाख रुपीज़, बट अगर उनके घर में देखोगे तो गाड़ी भी होती है, छोटी गाड़ी होती है भले की, ठीक है ना, डिपेंडिंग करता है कि वो कितने शौकीन हैं, नहीं तो नैनो से चालू कर देते हैं लोग, ठीक है, नैनो से लेकर बड़ी गाड़ी तक जाते हैं। उसके बाद उनके घर पे अगर आप देखोगे प्रॉपरली सब कुछ होता है, और उसके बाद घर वाले हमेशा क्या बोलते थे, अभी तेरे नाम का लोन नहीं रखा है, यही बोलते हैं ना, बट उनका विकास हो रहा है, उनकी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा चीज़ वो अपने घर पे रखते हैं, बट उनका डेवलपमेंट डेफिनेटली हो रहा है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड एस्पेक्ट को भी, तो उसी चीज़ को बोलते हैं फाइनेंसेस। जो पैसे हैं वो पैसे दिए जाए डेवलपमेंट के लिए, अभी ये ना सोचा जाए कि वो पैसे रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वर्ल्ड को ऐसी डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाया गया था, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दुनिया में अचानक से फिर से प्राइस प्रॉब्लम ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या ना हो, पॉवर्टी ना हो, इसके लिए बनाया गया था IMF। और फिर प्रॉपरली क्या हो सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि कंट्री आपस में एक दूसरे के ऊपर फेथ कर पाए, बिलीव कर पाए, वापस एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या है, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। आज हम कितना भी बात कर लें, इंडिया इंडिया कितना भी हम चिल्ला लें, पर हमारी इंडिया में हर चीज़ नहीं है।
आज हम लोग क्या कहलाते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स हब कहलाते हैं। पर इंडिया फार्मास्यूटिकल हब है, लेकिन इंडिया के पास API नहीं है। API मतलब होता है एडिटिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, ऐसी चीज़ें जिससे फार्मा जो भी कोई गोली या दवाई वो बनती है। अगर वो मिलेगा ही नहीं तो इंडिया दवाई बनाएगा कहाँ से। API का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, चाइना। इंडिया में फॉस्फोरस नहीं है जिससे हमारा फर्टिलाइज़र चल रहा है, फॉस्फोरस के पहाड़ है चाइना में। तो अगर हम वो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे ही नहीं तो इंडिया कहीं नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा तो सिस्टम बनाना होगा ताकि वर्ल्ड एक दूसरे को चीज़ों पे हेल्प करे। और ऐसी चीज़ों को हेल्प करने के लिए क्या बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पर इसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसका नाम था गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये उसका नाम था। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये स्टोरी पढ़ेंगे पूरा कि गेट कैसे WTO बना, WTO आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रेडिंग कैसे हुई, तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है किस बैकग्राउंड में इसको बनाया गया था। नाउ विल लुक इनटू कि हमारा टॉपिक क्या क्या होगा। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं, गेट टू WTO, यही क्या है इसका ओरिजिन ऑफ WTO, ओरिजिन ऑफ WTO कि जो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बना वो किस तरीके से WTO के रूप में आगे चलकर इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, एकदम छोटा सा स्टोरी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद व्हाट इज़ WTO, WTO क्या है एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। WTO क्या है उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसी में WTO के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से। ठीक है, स्ट्रक्चर में इसकी जो सबसे बड़ी बॉडी होती है जिसका नाम है MC मतलब मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। सारे मेंबर नेशन जो हैं, जितने भी इसके मेंबर नेशन हैं, उस मेंबर नेशन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, उस मेंबर नेशन की ग्रुप होती है और उस ग्रुप की जो मीटिंग होती है हर 2 साल में एक बार मीट करते हैं इन लोग। उस जो एवरी 2 ईयर में जो सिंगल मीट होता है उसका नाम है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। वही WTO की सबसे बड़ी क्या है, बॉडी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। कब होता है, वंस इन एवरी 2 ईयर, वंस इन एवरी 2 ईयर। अभी सब पढ़ाऊंगा, अभी सब लिखाऊंगा। ठीक है ना, तो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। इसी तरह इनके अलग अलग काउंसिल्स हैं, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, इंटेलेक्चुअल ट्रेड प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल, ऐसे अलग अलग काउंसिल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने के बाद ये जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस एंड द एग्रीमेंट्स, तो अलग अलग मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग एग्रीमेंट्स बनाए गए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, प्रिंसिपल ऑफ WTO एंड डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट। जो क्वेश्चन आपके मेंस में दिखेगा वो WTO के ओरिजिन से तो बहुत कम चांसेस आएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, अदर वे अराउंड वो प्रिंसिपल्स ऑफ WTO ही पूछेगा। हर साल प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन अगर देखोगे, जब भी आया है WTO तो प्रिंसिपल्स में आया है। एक बार पूछा था नामानेशन क्या होते हैं, NAMA। ठीक है, नामानेशन क्या होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। एक बार क्वेश्चन आया था ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी बॉक्स कैसे हैं। ठीक है, पढ़ाऊँगा सारे के बारे में। तो वो सब्सिडी बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो अलग अलग जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। MPC और ये जो एग्रीमेंट है, ये अगर करंट अफेयर में रहा तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। नंबर 2, ये वर्ल्ड ओवर जब ऐसे लिख रहे होगे, किसी भी वर्ल्ड का ऐसे लिख रहे होगे या इंडिया का ऐसे लिख रहे होगे, तो वहाँ पर WTO के ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि मान लो फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया कि फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड में या फूड सिक्योरिटी में इंडिया क्यों पीछे रह गया है, ये सारे पे क्वेश्चन आ रहा है। तो इंडिया के लिए भी फूड सिक्योरिटी का एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया सबसे पहले क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चलता है, जिसमें हम लोग चावल बांटते हैं। कोई PDS सिस्टम मान लो, सिंपल सा लैंग्वेज में भी बात करते हैं PDS सिस्टम। तो हम वहाँ पर राइस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो बाहर कंट्री जो बहुत अच्छा राइस का प्रोडक्शन करते हैं वो इंडिया को क्या क्लेम करते हैं कि वो मार्केट डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्यों भाई, कि हम आसानी से हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारे पास पैदा अच्छे हो रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने फार्मर्स को बोलता है कि आपसे मैं MSP में खरीदूंगा।
तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड में हम एक्सपोर्ट करके इंडिया को पहुंचा सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने क्या कर रखा है, एक गलत प्रोग्राम चला रखा है ना। तो इसको अमेरिका जाके सबसे ज़्यादा क्लेम करता है। तो इंडिया का उसमें रिस्पॉन्स ये होता है कि ये ट्रेड के लिए नहीं देते हम एमएसपी, हम इसलिए देते हैं कि हमारे फार्मर्स खाना खा पाएँ, हमारे लोग खाना खा पाएँ, इसलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है। इतनी ज़्यादा इलिटरेसी गरीबी कि वो व्यापार के लिए है ही नहीं, वो तो केवल और केवल इंडियंस को फीड करने के लिए। तो लोग बोलते हैं ठीक है। तो फिर इसी तरीके से बहुत सारे रूल्स में क्या होता है, आपस में लड़ते हैं। हम बाहर से देखने के लिए अच्छा है कि इंडिया और अमेरिका बहुत फ्रेंडशिप है, लेकिन WTO में मैक्सिमम लड़ाई इंडिया की किसके साथ है, WTO के साथ मैक्सिमम लड़ाई उसी के साथ है। अभी देखेंगे ना एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो इसीलिए ये जो एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी ऐसे आप करो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था उसमें, UPSC का क्वेश्चन है कि एक आदमी आया और इंडिया में आकर वो मैच देख रहा था ग्राउंड पे बैठकर, तो उसको किस तरीके का ट्रेड माना जाएगा, किस तरीके का ट्रेड होगा, क्योंकि आदमी तो दूसरे कंट्री का है, इंडिया पे आया और इंडिया पे आकर वो मैच देख रहा है, तो वो किस तरह का ट्रेड होगा, ये एक बार क्वेश्चन आया था। तो उसके लिए होता है मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, एग्रीमेंट्स के अंदर ही होता है मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, मोड 1 से लेकर मोड 4, 4 मोड है। तो उसमें एक मोड होता है कि आपको अगर कोई भी सर्विसेज या गुड्स को ऑक्यूपाई करना है या लेना है, तो उसके लिए आपको उस कंट्री में जाने की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो गुड अवेलेबल है, ठीक है। एक दूसरा होता है कि नहीं, आप अपने कंट्री में ही रहकर उस गुड्स को ले सकते हैं। आपको गाना सुनना है, आप कोई गाना सुनना चाहते हो ना, कोई फॉरेन म्यूज़िक सुनना चाहते हो, कुछ भी, आप क्या करते हो, केवल नेट में आते हो, कान में लगाते हो, सुन लेते हो। गाना सुनाने वाला यहाँ तो आया नहीं, उसने आपको कैसेट भी नहीं दिया, मतलब उसका डिजिटल प्रेजेंस यहाँ नहीं है, उसका डिजिटल ऑफिस कहाँ अमेरिका में है, बट वो अपने सर्विसेज को आपको यहाँ दे रहा है। दिस इज कॉल्ड द मोड 1 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, व्हेन देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ अदर इन योर पार्ट। फिर उसका सेकंड क्या होगा कि उसका यहाँ पर खुद का एक प्रेजेंस होना चाहिए। अगर उसको अपनी सर्विसेज देनी है तो वो यहाँ पर खुद होगा, बैंकिंग सिस्टम में अक्सर ये होता है, ठीक है। तीसरा होता है कि जिसको सर्विस लेना है वो सर्विस देने वाली कंट्री पे जाकर वो सर्विस को ले सकता है। जैसे कि वो कौन आया था, वो पर्टिकुलर आदमी आया तो उसको मैच देखना था, वो इंडिया आया तो मोड 3 में था वो, और ये क्वेश्चन आया था UPSC में। तो यहाँ पर जो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितना अच्छा आप उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स को समझोगे ना, उतना अच्छा आपको वर्ल्ड ट्रेड समझ आ जाएगा, पूरी दुनिया की ट्रेड समझ आने लगेगी कि एक्चुअल में वर्ल्ड ट्रेड क्या हमसे डिमांड कर रहा है और वर्ल्ड ट्रेड एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो ये कुछ हेड्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, WTO, गेट टू WTO, व्हाट इज WTO, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, देन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, पक्का ना, ओके। चलो तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ, मेक द हेडिंग फॉर्मेशन और द ओरिजिन ऑफ WTO। फॉर्मेशन और द ओरिजिन ऑफ WTO। चलो एक बेसिक से लिखना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा लिखो, एक बेसिक से लिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर आई विल एक्सप्लेन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is an intergovernmental organization, intergovernmental organization that regulate and facilitate, FACILITATE, facilitate international trade between the nations, international trade between the nations। FACILITATE, between the international trade between the nation। The WTO, though officially the WTO though officially commenced on 1st January 1995, after the Marrakesh, MARRAKESH, after the Marrakesh Agreement
of 1994, but its origin was done way before in year 1948, when the world order sits together in a Geneva, Geneva, world order sits together in a Geneva and decided to frame a rule for trade and come up with the General Agreement on Trade and Tariff in year 1948. General Agreement on Trade and Tariff, GATT, in year 1948. टैरिफ, TARRIF, टैरिफ मतलब होता है टैक्सेस। जो भी जिस भी तरीके का ट्रेड में कभी भी आप कोई कंट्री किसी से ट्रेड करा तो उसके ऊपर वो क्या लगा सकता है, टैरिफ। बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग टैरिफ और नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग टैरिफ, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टैक्स उसमें, दूसरा हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, तीसरा हो सकता है कि कुछ आपका रिक्वायरमेंट फिक्स कर दिए कि आप इंडिया में तभी बेचोगे जब उसमें 20% इंडियन कंपोनेंट होगा। ये सब के सब क्या है, दीज आर ऑल टैरिफ्स। तो टैक्स एक टैरिफ का तरीका होता है, इसको छोड़कर और बहुत सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए ट्रेड को, उस सबको क्या बोलते हैं, टैरिफ बोला जाता है। ठीक है, तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, एक सिंपल सा एग्रीमेंट किया गया कि ट्रेड कैसे होगा और कोई भी कंट्री किस कंट्री के ऊपर टैक्सेस किस बेसिस पे लगाएगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई किसी के ऊपर कुछ भी टैक्सेस लगा दिया, ऐसा होने लगा तो फिर तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आदमी फिर तो उसकी कंट्री में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलने लगेगी, तो ऐसा नहीं लग सकते। ठीक है ना, जैसे कि अभी देख लो भुवनेश्वर में क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, भुवनेश्वर एक्सप्रेस उड़ीसा में। उसके बाद से भुवनेश्वर टू दिल्ली का फ़्लाइट रेट कितना है पता है, 50,000। कितना था फ्लाइट रेट, 2,500 रुपये पहले, अभी कितना है, 50,000 रुपये। ठीक है ना, मोदी जी क्या बोलते हैं कि आपदा में ही अवसर है। इन लोगों ने बोला कि आपदा में पूरा अवसर हम दिखाते हैं। ठीक है, उल्टा इस समय मदद करना चाहिए, पर इस समय अभी उसको भी फ़्लाइट रेट थी 50,000, कल या परसों का मैं देख रहा था रेट, रायपुर टू भुवनेश्वर तक महंगा है, हर जगह को हर चीज़ को महंगा कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, और कल यहाँ भी बच गया छत्तीसगढ़ में, 2 डेमो सामने आ गए थे। ठीक है, डेमो लोकल सामने आ गए थे, ऐसा कुछ था पता नहीं, जो भी है। खैर चलो, तो ये क्या हुआ आपका, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1948 पे बना। तो WTO एक्चुअल में क्या करता है, गैट को रिप्लेस करता है। दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कि WTO रिप्लेस्ड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर 1995। आंसर क्या होगा उसका, गैट, ये हो सकता है ना। ओके, तो 1948 में गैट बनाया गया और गैट बनाने के बाद गैट की मीटिंग्स कराई गई, मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो। ठीक है, जितने भी मेंबर नेशन थे उन लोगों ने आपस में कॉन्फ्रेंस करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे टॉक्स हुए और उसको बोला जाता है राउंड ऑफ टॉक। देयर आर मैनी राउंड ऑफ टॉक। WTO के लैंग्वेज में मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर क्या बोला जाता था, राउंड ऑफ टॉक्स। तो ऐसे टोटल 8 टॉक्स हुए, जिसमें से सबसे पहला था जिनेवा टॉक। एक्चुअली WTO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में ही है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉक कहाँ पर हुआ, जिनेवा टॉक हुआ 1948 में। ये 48 से लेकर 54 तक चला, 6 साल तक बातें होती रही। हर एक टॉक लंबे लंबे समय के लिए था। ठीक है ना, कुछ 3 साल तक चला, कुछ 4 साल तक चला। तो फर्स्ट टॉक स्टार्ट हुआ था 1948 में, जिनेवा टॉक। ठीक है, जिनेवा के बाद हुआ अंसी, सबको सबका नाम याद नहीं करना है, एनसी टॉक। ठीक है,
और इसी तरीके से धीरे धीरे सारे टॉक्स हुए, और जो लास्ट सेट ऑफ टॉक्स स्टार्ट हुआ 1989 से लेकर वो चला 1994 तक। ये कहाँ पर हुआ था? साउथ अमेरिका में कंट्री है, इसका नाम है यूरुग्वे, और उसी के वहीं पर एक सिटी है, उस सिटी का नाम क्या है? मैराकेश। अभी लिखवाया मैराकेश, तो मैराकेश एक्चुअल में यूरुग्वे में है, ठीक है। तो जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ, जो 8th राउंड ऑफ टॉक हुआ, इसका नाम था यूरुग्वे टॉक, यूरुग्वे टॉक्स, यूरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स, ठीक है। और इस टॉक में फिर लास्ट में फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इसके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, कि हमको गैट से आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ एक ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ेगा जो कि अपने आप में क्या हो, एक होलिस्टिक हो, और इसी से गैट को क्या बना दिया गया? WTO बनाया गया। तो गैट क्यों फेल हुआ, क्या हुआ, अभी उसके बारे में समझते हैं कि यहाँ से गैट को स्टार्ट किया गया इन ईयर 1948, और वो जाकर 1994 में 8th राउंड ऑफ टॉक में ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पर WTO बनाते हैं। सी हुआ क्या था, कुछ बहुत सारे कंसर्न थे, जिसमें से एक सिंपल सा कंसर्न ये था कि गैट जो था वो डील करता था, केवल डील्स ओनली विथ गुड्स ट्रेड, या ट्रेड इन गुड्स। गुड्स मतलब समझते हो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करते हो अपने लाइफ में, एक होता है सर्विसेज और एक होता है गुड्स। जैसे मोबाइल फ़ोन को मैंने डायरेक्टली ये इसको खरीद के लाया, जो टेंजिबल है, दो चीज़ होती है, टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, इंटेंजिबल जिसको आप यूज़ तो कर रहे हो पर उसको आप डायरेक्टली छू नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मैंने डायरेक्ट इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदा तो ये क्या होगा? गुड्स होगा, टेंजिबल कॉमोडिटीज़ है। अब मोबाइल फ़ोन को मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने यहाँ से लॉक खोल दिया, लॉक खोलने के बाद ये बिलासपुर एस अकेडमी ऐप ऑन कर दिया। अब ऐप ऑन करने के बाद यहाँ पर मैंने कोर्स परचेस कर लिया। अब उस कोर्स को आप छू नहीं सकते उसको, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, वो क्या है? सर्विस है, जो इंटेंजिबल कंपोनेंट है इसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन अपने आप में गुड्स है, पर जो ऐसी चीज़ें जो आप डायरेक्टली उसको टच नहीं कर रहे हो पर उसको आप यूज़ करते हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज, ठीक है। वो सीरियस क्या कहते हैं? सर्विसेज। तो ये केवल और केवल गुड्स को डील करता था, सर्विसेज डील नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं करता था सर्विसेज डील? इसके पीछे कारण था। क्यों नहीं कर रहा था इस समय सर्विसेज? क्योंकि इस समय कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में थी ही नहीं। सर्विसेज कैसे मिल रही है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा सर्विसेज का गढ़ है, ठीक है ना। अपनी चीज़ों को, इनटेंजिबल चीज़ों को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सर्विसेज ही है वो, डेफिनेटली। अब अमेरिका में किसी ने एक गाने बनाए मोबाइल, ठीक है ना, अभी अब नॉर्मल सी बात करो, म्यूज़िक बनाया, उस म्यूज़िक को आपको सुनने के लिए ऐसा तो नहीं है कि उसी को खरीद के ले आओगे, चल तू गाता है, चल अच्छा गाता है, मेरे कंट्री में चल, ऐसा तो होगा नहीं। उसी म्यूज़िक्स को आप खरीदोगे या उसके म्यूज़िक्स को सुनोगे, तो उसको सुनने के लिए आप डायरेक्टली फ़ोन में अपने सुन लोगे, है ना। तो वो जो कमोडिटी आपने उस समय यूज़ किया, उसको जो परचेज़ किया, उसको बोलते हैं सर्विसेज। पर वो सर्विसेज 1940s के समय में नहीं थे, केवल गुड्स ही चलता था उस समय, नॉर्मल गुड्स ट्रेड ही था। इवन 1980s तब भी कंप्यूटिंग डेवलपमेंट इतना नहीं था, लेकिन 1990 आते तक कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली यूज़ होने लगा वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। इंडिया में 94-95 के आसपास पूरा स्टार्ट हो गया अच्छे से यूज़ होना, ठीक है ना। बैंकिंग सिस्टम वगैरह में आपके 2000 के आसपास कर दिया गया। तो जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये फील हुआ कि सर्विसेज तो है ही नहीं इसमें, और जो सर्विस का जो ट्रेड है वो तो काफ़ी बड़ा है। आज इंडिया का अगर हम लोग GDP की बात करें, इकॉनमी की बात करते हैं थोड़ा सा, तो हमारी GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विसेज का है, ठीक है। हमारी GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सर्विसेज का। 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारा चीज़। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री वगैरह जो लगे हैं। और थर्ड होता है सर्विसेज सेक्टर, मतलब जो कंप्यूटिंग रिलेटेड सर्विसेज है, IT, ठीक है। ये जैसे कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइव चल रहे हैं यहाँ से, वो हमारे पास यहाँ पर आए नहीं, वो हमको लाइव देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमसे सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। तो जो सर्विसेज सिस्टम है वो आज दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज पूरी वर्ल्ड इससे चल रही है। इसका सबसे बड़ा खतरा क्या आ रहा है? AI। अभी हम क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएंगे। AI अपने आप में एक सर्विसेज है। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएंगे, अभी आप लोग बहुत सारा काम करते हैं, कल को हो सकता है कि हम भी ना रहें, यहाँ एक तो रोबोट होगा, वो पढ़ा रहा होगा, मशीन है, सीख जाएगा, आके यहाँ पढ़ाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक सर्विसेज हमको रिप्लेस कर सकता है। तो धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चालू हुआ तो सर्विसेज क्या हुई? धीरे धीरे वर्ल्ड में बनने लगी। पर गैट जो था वो तो केवल ट्रेड का किसको देखता था? गुड्स को। तो हमको ये ऐसे रूल्स भी बनाने थे जो सर्विस को भी डील करें।
तो पहली चीज़ तो क्या था कि इस तरीके गेट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते थे और एक होलिस्टिक ट्रेड एग्रीमेंट चाहते थे कि जितना भी ट्रेड का कंपोनेंट है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, हर एक चीज़ों को हम क्या कर सकें, उसके अंदर ला सकें। और इसलिए हम लोग लास्ट राउंड ऑफ टॉक में इसी के ऊपर बात करते रहे कि सर्विस को कैसे ऐड किया जाए, गुड्स को किस तरीके से ऐड और गुड्स की ट्रेड को ईजी कैसे किया जाए, ट्रेड बैरियर को कैसे आसान किया जाए, बहुत सारी बातें करने लगी। और सभी बातों का एंड यह हुआ कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बना और इन ईयर 1995 उस डॉक्यूमेंट के आधार पे गेट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड WTO। बेस समझ आया WTO का, कैसे बना WTO, समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है, न्यू वंस, ओल्डर वाले लोग तो सोच रहे होंगे इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, पर नए वाले को बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो चलो यहाँ तक लिखेंगे फटाफट। यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ? तो क्या लिखवाया उसके ऊपर रीड कर लो, फटाक से रीड करो, आपको समझ आएगा। जो मैंने लिखवाया वो यही लिखवाया है। रीड करो फटाक से जो लिखवाया उसको। सर्विसेज होती ही नहीं, थोड़ा बहुत सर्विसेज था, वो कंट्री आपस में अपना देखते थे, तो सबका अपना बायलैटरल एग्रीमेंट चलता था और उसी के हिसाब से लोग करते थे। आया समझ? वो स्टेट जो पैराग्राफ लिखवाया वो क्लियर हुआ सभी को? ओके, नाउ राइट डाउन। ऐसे लिखोगे, जर्नी फ्रॉम गेट टू WTO, जर्नी फ्रॉम गेट टू WTO, GATT, गेट टू WTO। देखो, the GATT was the first trade agreement of the world. The GATT was the first trade agreement of the world. Which was started in year 1948. Started in year 1948. After its formation, to simplify the trade, and to make a proper rules, many round of talk were held among the member nation. The first round of talk was held in Geneva. And in the series of talk, the last eighth round of talk was held in Uruguay. Eighth round of talk was held in Uruguay, URUGUAY, where the GATT was replaced by a new holistic agreement, WTO, where the GATT was replaced by a new holistic agreement called WTO. And on 1st of January 1995, according to the Marrakesh Agreement, and on 1st of January 1995, according to the Marrakesh Agreement या Accord एक ही चीज़ है ना, with 164 member states, the WTO was commenced. COMMENEACED. WTO was commenced.
ठीक है, जो देखो एकदम नए हैं, मैं पहले बता, थोड़ा सा आपके लिए साथ हो सकता है ये हार्ड हो, डिफिकल्ट लग रहा है मैम, ठीक है, अब नहीं लग रहा तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो सिर्फ इसी वीक लगेगा, नेक्स्ट वीक मंडे से आपका प्रॉपर तीनों नए सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से कोई सोचना ही नहीं पड़ेगा, वहाँ से सब कुछ एकदम आसान लगेगा। 3 नए सब्जेक्ट्स से स्टार्ट होगा, एक तरफ इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, और एक आपका होगा साइंस, जनरल साइंस, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। खैर अभी समझ आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो क्या बन गया WTO, पर क्यों बना लिखोगे वाई WTO रिप्लेस द गैट, वाई WTO रिप्लेस द गैट। लिखोगे द WTO रिप्लेस द गैट, द WTO रिप्लेस द गैट because of its limitations like, because of its limitations like पहला, सबसे पहला क्या था लिमिटेशन, गेट ओनली डील्स विद द ट्रेड इन गुड्स एंड नॉट इन सर्विसेज। पहला क्या था, गेट ओनली डील्स विद द ट्रेड इन गुड्स एंड नॉट इन सर्विसेज। ठीक है, दूसरी बात क्या था, जो गेट की जो मीटिंग होती थी, ये बस क्या था, मेंबर नेशन बना लिए थे और साल में मिलते थे, और इनकी ना तो कोई ऑफिस थी ना तो कुछ था, मतलब ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर था ही नहीं इनका कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको क्या बताएगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। केवल और केवल क्या था, एक बॉडी बना दी गई थी। तो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो चीज़ें कहाँ से चलेंगी। अब आपको मैं बोलूँगा, जैसे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाया गया 1985 में, 1985 से महात्मा गांधी के आने के पहले तक क्यों नहीं चल रहा था कांग्रेस अच्छे से, या क्यों हमको जल्दी वो नहीं मिल रहा था, किसी भी तरीके का मूवमेंट्स में हम क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 1885 से लेकर 1920 तक जब महात्मा गांधी ने आके पहली बार कांग्रेस का क्या लिखा, प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और बोला कि इसकी एक वर्किंग कमेटी बनाई जाए जो डे टू डे वर्क करेगी। वहाँ तक कांग्रेस बहुत एक्टिव बॉडी नहीं थी उस 20-25 साल तक, क्योंकि आप अगर रोज़ नहीं मिल रहे, साल में एक बार मिलोगे तो आप क्या ही डिसीजन लोगे। ये तो वही हो गया कि हम अपने रिश्तेदार के साथ साल में 6 दिन के लिए मिलते हैं और इतनी बातें करके आते हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या करते हो, उसके साथ ऐसा घूमते हो, अरे एकदम प्लान बनाते हैं आप, यार हम लोग ऐसा करेंगे, हम ये मस्ती मारेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, पूरी प्लान बन गई है। 6 दिन बाद वो गया, ना तो फ़ोन करते ना तो मैसेज करते, पर आता है तो ऐसा लगता है यही जनित ऐसी है, दुनिया में सबसे अधिक प्यार इसी से है, वैसे होता है ना फील। और 6 दिन बाद उसको फ़ोन भी नहीं करना, याद भी नहीं करना, उल्टा सोच रहे हैं उसके साथ कभी बार अच्छा ना हो, ठीक है। तो यही करते थे ये दुनिया वाले भी, ये पूरे वर्ल्ड के लोग क्या करते थे, एक बार मिलते थे साल में और चले जाते थे। तो एक्चुअल में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, तो प्रॉपर एक क्या नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था, केवल नाम के लिए क्या था, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था, पर स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए ऐसी चीज़ें चल पानी पॉसिबल भी नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने WTO प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना के दिया। तो लिखोगे इस लाइन को भी, द गेट लैक द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द गेट lacked, LACKED, lacked the organizational structure, as it was only the set of rules, as it was only the set of rules and multilateral agreement। वो केवल एक रूल था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, set of rules and multilateral agreement। ठीक है, तो इसके बाद देखो, अगर एक चीज़ होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइंड क्रिएशन या मेंटल क्रिएशन, जो आपने अपने दिमाग से बनाया है। किसी व्यक्ति ने अपने दिमाग से ही कुछ चीज़ों को बनाया, ऐसे नहीं बन गया चीज़ें। तो अगर मैंने अपने माइंड से सपोज करो कुछ चीज़ बनाया, उसको अगर कोई टेम्पर कर ले, उसको कोई चोरी कर ले, तो मेरा तो पूरे लाइफ की वो अर्निंग होती है। अगले क्या किया, चोरी किया, फोटोकॉपी का काम ख़त्म, पर वो तो मेरी पूरी लाइफ थी ना। तो मैंने अगर कुछ चीज़ बनाया है तो उसका इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए वर्ल्ड में कि उस चीज़ को मेरे परमिशन के बिना या मेरे बिना कोई भी ना बेचे। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पहले जो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था, जो गेट चल रहा था, गेट में IPR के बारे में किसी कुछ नहीं बोलते थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं था, ये कॉपीराइट ऑपरेट नहीं होता था। आज हम लोग कॉपीराइट लगा देते हैं, ये सब बाद में आया, ये WTO के अंदर आया। तो किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या नहीं था, उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं थे।
गेट इसके ऊपर देखता ही नहीं था। तो कोई भी कुछ बनाएगा अगला आके उसको कॉपी कर लेगा। चाइना कैसे बना? चाइना एज अ नेशन कैसे बना? चाइना एज अ नेशन बना रिवर्स इंजीनियरिंग से। अमेरिका एज अ नेशन बना डिस्कवरी से। अमेरिका एज अ नेशन बना इन्वेंशन से। चाइना एज अ नेशन बना रिवर्स इंजीनियरिंग से। अमेरिका बोला कि एप्पल का हम फ़ोन बनाएंगे, ठीक है ना, एप्पल का फ़ोन बनाएंगे। स्टीव जॉब्स बैठा, दिमाग लगाया, बहुत सारे रिसर्च किया, इनोवेशन किया, उसके बाद दुनिया का बेस्ट मोबाइल फ़ोन निकाल के ला के दिया, बोले ये रखो एप्पल। चाइना वाले आए, बोले कि एप्पल हम भी बताएंगे। उन्होंने बोला खोलो एप्पल को। एप्पल को खोलने के बाद उसके कंपोनेंट को देखा कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, बोले ऐसी वाला बनाओ, सेम सेम असेंबल कर दिया उल्टा, बोला चाइनीज़ एप्पल, फट से फूट गया एक दिन। धीरे धीरे इतना इनोवेशन किया कि आज एक्चुअल में एप्पल के पैरेलल एक फ़ोन ला के खड़ा कर दिया OnePlus। पहले आग लग जाते थे चाइना के फ़ोन में, सुना होगा आपने। इतनी कैपेसिटी डाल दी, पूरी एप्पल वाली कैपेसिटी डाल दी छोटे से डब्बे में, फट से फूटता था वो। तो ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग की देन है, अमेरिका इनोवेशन और डिस्कवरी की देन, इंडिया कन्फ्यूज़न की देन है। हमारी इकोनॉमी कन्फ्यूजन की देन है, हमको पता ही नहीं है क्या करना है, एक्चुअल में नहीं है। अब मेक इन इंडिया आ रहा है, अब थोड़ा सा हम सोच रहे हैं, अब स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है, अब वे बेटर हम काम करना चाह रहे हैं कि स्टार्टअप, लेकिन हम कन्फ्यूजन की देन है। हमको एक दिन बोला गया कि डैम बनाएंगे, हम लोग डैम बना रहे थे, अचानक से बोले 5 ईयर प्लान बदलो, इंडस्ट्री लगाएंगे। तो डैम का है खुदवाए, तो डैम खुदवा के क्या करें, बोले पानी डाल दो उसमें, वो नदी सूख रहे हैं, सुखा दो। अब नदी से सिर्फ रेत निकल रहे हैं। बिलासपुर में इतनी गर्मी है, पूरी गर्मी का एक तो सॉल्यूशन है, इतने बड़े शहर के बीच में एक रिवर बहती है, अगर वो अपने फ्लो को मेंटेन कर देना खाली साल भर, यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री नीचे आ जाएगा। अगर साल भर अरपा रिवर के ऊपर पूरा वाटर का फ्लो कर दे। क्यों यूरोपियन नेशंस में गर्मी, तो चलो ठीक है आपका टेम्परेट क्लाइमेट है, बट स्टिल वहाँ पर क्या होता है, सारे वाटर बॉडीज़ प्रॉपर फ्लो हो रहे हुए, तो उससे क्या होगा, ये टेम्परेचर मॉडरेट करते हैं। आपने पहली बात रिवर का फ्लो बिगाड़ दिया, आसपास की इकोसिस्टम बिगड़ गई, पेड़ पौधे ही खत्म हो गए। मतलब ये अगर एक सजेशन मेरे से कोई मांग ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज कैसे खत्म हो सकता है या इंडिया में गर्मी कैसे होती है, मैं एक ही लाइन बोलूँगा, सारे रिवर का फ्लो होने दो, सारे रिवर को अपने आप में फ्लो करने दो। आप देखो पूरा टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाएगा, पर ये हो नहीं रहा है। टेम्परेचर राइज का ये सबसे बड़ा कारण है। वाई मिडिल ईस्ट हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर, पूरा रेतीला मैदान है, पानी है ही नहीं। जब वाटर बॉडी ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा। आर्टिक क्यों ठंडा है भाई, पानी ही पानी है, पूरा जमा हुआ है पानी, पानी ही मॉडरेशन है ना। अभी आपको सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ जाने के बाद क्या करते हो, सबसे पहले नहा लेते हो। तो वाटर जो है कोस्टल रीजन में क्या बोलते हैं, आपका मैरीटाइम मॉडरेशन होता है, क्यों, पानी के कारण, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से क्या होती है, अलग अलग क्या है एस्पेक्ट है कि चाइना बना रिवर्स इंजीनियरिंग से, अमेरिका बना इन्वेंशन से, ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसीलिए अमेरिका का बहुत बड़ा कंसर्न था कि हम कुछ भी बनाते हैं, ये लोग, अमेरिका बोला कि मैं इतना अच्छा दवाई बनाया, कैंसर की पूरी मेडिसिन बनाया, कैंसर के मेडिसिन का उसने रेट रखा 20 करोड़ रुपए, वो रिसर्च का पैसा था, वो उसके इनोवेशन, उसके दिमाग का पैसा था। कंपोनेंट तो 20 रुपये का ही लगा था, और उसका इंग्रेडिएंट ऐसा था जो उन्होंने डाला कि भाई वो तो 40 रुपये का ही था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने रिसर्च किया है, इन्वेंशन किया है। इंडिया वाले बोले इधर लेके आओ दवाई, क्या है, पीसो इसको, गोली दवाई को पीस दो, बोले हल्दी ला थोड़ा सा और थोड़ा सा अदरक, एंटीसेप्टिक, ऐसे कुछ होना ही नहीं है, बोले पीस के डाल दे। उसके बाद हाँ ये गोली हमने बनाया है, तो कितने रुपए का, 20 रुपये का। ऐसे बन गया इंडिया जेनेरिक हब ऑफ द वर्ल्ड। ना इन्वेंशन किए ना रिसर्च किए मेडिसिन पे, दूसरे के मेडिसिन को पीस के उसमें 2 बूंद हल्दी डालना है केवल। क्या हुआ, अब वो कंपोनेंट उसका रहा क्या, नहीं रहा ना, नहीं रहा ना वो कंपोनेंट उसका। अभी देखो, अभी यूट्यूब वगैरह में बहुत सारा वीडियोस आता है, अभी एक ही आदमी को 50 लोग प्रमोट करते हैं। क्या कर देते हैं, कोई ऊपर इमेज चला देता है अपना, कोई वहाँ पर ऐसे बैठ के सुन रहा है उसको, वो दिखा देते हैं कि वो कॉपीराइट ना है। तो एक्चुअल में ब्रेन तो किसी और का ही है ना, तो वो जो ब्रेन का रिस्पेक्ट नहीं किया गया, तो वो ट्रेड को कहीं ना कहीं, किसी भी इंसान की ट्रेड को ख़राब कर देता था, ठीक है। तो वो ट्रेड अगर प्रॉपर होगा ही नहीं तो लोग इन्वेंशन और रिसर्च करेंगे ही नहीं, और वर्ल्ड आगे जाएगा ही। लोग डरेंगे रिसर्च करने से। मैं डरा हुआ हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं बुक निकालूंगा तो वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बेटर कि यहाँ आ जाओ, नॉलेज कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता,
किताब कॉपी पेस्ट हो सकता है। ये एक चीज़ होती है, ठीक है। और कॉपी पेस्ट कौन कर लेगा? जिसको उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें को रोकने के लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट की ज़रूरत थी, जो गैट नहीं दे रहा था अमेरिका ने। इसीलिए बीच में अगर आप देखोगे अमेरिका में बहुत रिसर्च हुए, लेकिन 90 के टुवर्ड्स 90 से लेकर 95 के बीच में अमेरिका में रिसर्च नहीं था ज़्यादा, और चाइना ग्रो कर रहा था। चाइना आफ्टर माओ जेडोंग इन 1960s, 60 के बाद चाइना ने अपना प्लान लाया, मेक इन चाइना, और 30 ईयर्स के अंदर वो एक नया कंट्री बन गया। कैसे? उसने कुछ रिसर्च नहीं किया, हमेशा गए अमेरिका से उठा के लाए, आज फ्रिज बनाएंगे, खोलो देखो क्या क्या लगता है, हाँ लगाओ, ठंडा नहीं कर रहा है फ्रिज, कोई बात नहीं, करेगा एक दिन, लगे रहो, वेरी गुड। तो वो लोग यही कर रहे थे, बोले हर चीज़ को बनाएंगे उल्टा करके, एक दिन तो जरूर ठंडा करेगा। और ऐसे करते करते इतना रिफाइन हो गए हैं कि आज वो इनोवेशन कर रहे हैं, अब वो इनोवेशन कर रहे हैं। चाइना का इनोवेशन 2010 के बाद का है, पर उसके पहले वो बन चुका था वर्ल्ड पावर, तो उसके पहले उसने अपनी इकॉनमी को क्रिएट कर लिया था। समझ आ रहा है? तो कैसे कर ले? तो उसी चीज़ का खतरा लगता था सारी यूरोपियन नेशन को। यूरोपियन नेशन में पहले पूरे के पूरे नोबेल प्राइज़ सारे यूरोपियन जैपनीज़ पा रहे हैं, पूरा रिसर्च वहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो सब रिसर्च उन लोग कर रहे हैं, सब उन लोग कर रहे हैं। फिर चाइना कैसे बड़ा इकोनॉमी बन गया? ऐसे बन गया। इंडिया कैसे फार्मास्यूटिकल हब बन गया? सिर्फ हमारे हल्दी और अदरक से, क्योंकि हम बचपन से अदरक और हल्दी खा रहे थे। आयुर्वेदिक हफ्ते, धनवंतरी थे हमारे पास, बोले धनवंतरी बोलता था पीसो, पीसेंगे लेके पीस रहे, खाए जा रहे, और हम बन गए जेनेरिक हब। आज इंडिया पूरे दुनिया को दवाई पहुंचा रहा है, पर उस सबका रिसर्च कहाँ हो रहा है? कहीं और हो रहा है। तो रिसर्च तो हर चीज़ का बाहर हो रहा है। पर अपने को पता था कि कोविड हो चाहे कुछ हो, काढ़ा पिला दो, दुनिया कोविड के बोले नो इट इज़ वेरी ठीक है ना, इट इज़ वेरी अनोइंग, पहले वैक्सीन लिए बिना घर से निकलना। इंडिया वाले बोले कुछ नहीं, काढ़ा पी और जा बाहर। अब मैं कैसे ठीक हो? मैं योगा करके ठीक हो गया, मैंने 4 काढ़ा पी लिया, ये बोल दे रहे लोग। इतना बिलीव सिस्टम था काढ़ा पे और योगा पे कि सच में ठीक होने लगे कोविड से। इंडियंस वैसे ठीक हो गए। इटली में वहाँ लोग सिलेंडर क्लियर हो रहे हैं, यहाँ लोग उल्टा लेट गए, करने से होगा बाबा रामदेव बोल रहे हैं करने से होगा, करे जा रहे ठीक हो गए। हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ है, ये हमारे जेनरिक हब बनने का कारण यही था कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बियॉन्ड है लोग, हम जुगाड़ू लोग हैं, ना, समझ आ रहे हैं? तो वैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही थी, और ये पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को क्या कर सकता था? यूटिलाइज़ कर सकता था। तो उनका ये कहना था कि अगर किसी ने कुछ चीज़ों को बनाया है तो उसका रिस्पेक्ट हो, नहीं तो अल्टीमेटली ये रिसर्च और इनोवेशन दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लाया गया कि गैट को इसलिए हटाया गया। तो लिखा इस लाइन को, लिखे कि नहीं? लिखोगे, द गैट डिड नॉट कवर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड द इन्वेंशंस next one, GATT only cover, sorry, the main focus of GATT, the main focus of GATT was textile and agriculture sector, तो GATT केवल 2 ही सेक्टर पे ज़्यादा फोकस था, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, क्योंकि दुनिया उस समय उसी से चल रही थी, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर प्रॉपर क्या था कि इनका आपस में क्या नहीं था, कोई एग्रीमेंट ऐसा बना था, बस एग्रीमेंट के नाम पे थे और मिलते थे साल में। तो अगर कोई कंट्री नहीं माने एग्रीमेंट को, डिस्प्यूट हो जाए 2 कंट्री के बीच में, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई मैकेनिज्म भी नहीं था। तो उसके लिए भी एक बॉडी बनानी चाहिए। तो लिखोगे, गेट ऑल्सो लैक द प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, गेट ऑल्सो लैक द प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है। और फिर ये बोला गया कि गैट में जितने भी नेशन होते हैं वो अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड का ही फेवर करते हैं। सारे वेस्टर्न नेशन थे वर्ल्ड वॉर के बाद के, यूरोपियन नेशन और अमेरिका। तो ये उनका कहना था कि केवल यूरोपियन नेशन और अमेरिका इन्हीं को बेनिफिट मिलता है, ईस्टर्न नेशन को किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं है। तो गैट क्या कर रहा है, एक प्रकार का जिसको बनाया गया वर्ल्ड ऑर्डर को करने के लिए, पर वो क्या कर रहा है, फेवरेटिज्म कर रहा है किसके साथ रहकर, यूरोप और अमेरिका। तो लिखोगे, गेट वॉज promoting the interest of West only, and hence the other developing nation did not
want to continue with the GATT. बाकी नेशंस चाहते ही नहीं थे कि हम GATT के साथ कंटिन्यू करें, और इसीलिए फिर क्या बनाया गया, WTO बनाया गया। क्लियर है, समझ आया सबको? नो, तो अब बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे किसका था, ओरिजिन ऑफ WTO और GATT। ठीक है, एक छोटा सा लिख लीजिए उस अलग से, WTO एक छोटा हेडिंग लेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा बस बता रहा हूँ, या तो लिखो WTO एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, WTO एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ये दो चीज़ को समझते हैं, उसके बाद फिर मजा आएगा आपको WTO पढ़ने में, बड़े मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, लिखोगे WTO is the only global international organization, is the only global international organization which deals with the rules of trade, which deals with the rules of trade between the nations, between the nations. It is the world largest economic organization, international economic organization. It is the world largest international economic organization with 164 member states. It is the world largest international economic organization with 164 member states, which represent 164 member states, which represent more than 98%, which represent more than 98% of global trade and global GDP, of global trade and global GDP. Now the objectives of GATT, sorry, objective of WTO। ठीक है ना, 5 ऑब्जेक्टिव है छोटे छोटे, इसको डायरेक्टली देखो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आएगा सीधा रट के लिखना है इसको, अपने मन से ऑब्जेक्टिव बनाना नहीं। बाकी चीज़ों को आप समझो और समझ के लिख सकते हो, पर ऑब्जेक्टिव जैसी चीज़ें अगर पूछती हैं तो स्पेसिफिकली कोशिश करो, खासकर पेपर 7 में, कि जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो उन्होंने बोला है वो आपको याद रहे। ठीक है, तो उसको लिखते हुए एक एक करके समझेंगे। राइट द हेडिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। हेडक्वार्टर कहाँ पर है पता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, साइड में कहीं पर लिख लो, साइड मार्जिन में लिख लो, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। और एग्जाम के टाइम में प्री में देख लेना इसका हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टर होते हैं इसमें। ठीक है, इसके हेड को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल क्वेश्चन मार्क कर लो, नेट से सर्च कर लेंगे कौन उसका डायरेक्टर जनरल है। लास्ट में रोबर्टो क्या है तो नाम था उनका, एविजेडो ऐसा कुछ नाम है उनका, तो नेट से एक बार देख लेना आप लोग, जो भी नाम होगा घर पे लिख लेंगे, है ना। तो राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, वो घर पे लिख लेना आप लोग जो भी नाम है। टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इन लोग, रूल्स बनाएंगे किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो सिंपल सा है, टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। गैट में दूसरी कमी क्या थी, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं था। तो WTO क्या प्रोवाइड कर रहा होगा डेफिनेटली, तो लिखोगे टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, थर्ड थिंग वो क्या कर रहा होगा कि ट्रेड को इजी करने के लिए काम कर रहा होगा, किसी भी चीज़ का ट्रेड हो उसको आसान करने का कोशिश करेगा। तो लिखोगे टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर negotiating and monitoring, to provide a platform for negotiating and monitoring the trade liberalization, अच्छा, लिबरलाइजेशन
थर्ड थिंग क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्री थी या जो लीस्ट डेवलप कंट्री थी उनका कंसर्न था कि वो वेस्ट को फेवर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, उनके इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करेगा, तभी तो वो लोग साथ जुड़ेंगे, कोशिश डेफिनेटली करेगा। तो लिखो नेक्स्ट, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड and low income country in transition to adjust to WTO rules and disciplines, to adjust to the WTO rules and discipline through training and technical cooperation, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। ठीक है, और वर्ल्ड ओवर में प्रॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड की सबको आपस में साथ लेकर चलना पड़ेगा, है ना। जितने भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट, क्या हुआ, छूट गया क्या कुछ, तो वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉपर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वर्ल्ड में प्रॉपर एक ट्रेड चीज़ें और जो भी इकोनॉमिक चीज़ें वो सही हो पाएंगी। तो पांचवा इसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव वो यही है, टू कोऑपरेट विद द अदर मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, टू कोऑपरेट विद द अदर मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इन्वॉल्व इन द ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, IMF, वर्ल्ड बैंक। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, क्या लिखे हो, लाइन पूरा पढ़ना, कहाँ पे छूटा है, टू कोऑपरेट विद द मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, सही से समझ आ रहा है आप लोग को, ठीक है, ओके। अपना इंट्रोडक्शन देना यार, अब क्या नाम है आपका, बैठ के चंद्रभान। अरे इंट्रोडक्शन यार, ऐसे नहीं, इंट्रोडक्शन में थोड़े नाम बताते हैं, खाली इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताइए, बैठ के हाँ। इंटरव्यू वाला आपको नहीं खड़े कर रहा, वो भी बोलता है कम इन एंड सिट डाउन, मैं कौन होता हूँ, ठीक है, ऐसे बताइए। हाँ, इसके पहले कर रहा हूँ या कर लिए, अभी भी चल रहा है, कहाँ से, बी चल रहा है, प्री, मैं अच्छा कॉलेज क्या पढ़ रहे हो यार, वो नहीं, पहले कॉलेज का बताओ, फाइनल ईयर में, कहाँ पढ़ रहे हो, CMD कॉलेज से, क्या कर रहे हो, कॉलेज में PSC कर रहे हो, BSc इन किस चीज़ में, मैथ्स में BSc कर रहे हो, अच्छा। उसके बाद आप बोल रहे हो प्री के लिए आप वहाँ पढ़ रहे हो, हाँ, सीख पाए, हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, क्यों पढ़े हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले होके, कोशिश क्यों करना, पूरा करना है यार, कोशिश एक आशा, ऐसा नहीं, कोशिश नहीं करना पूरा, तो भी इधर इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हो कि हिंदी में, और ये कंप्लीट, क्योंकि आप तो मेंस की क्लास में बैठे हो ना डायरेक्टली, ठीक है। मेंस क्या बोल रहे हो, इसको बोलते हैं कि कंप्लीट क्लास है, इसमें कोई प्री और मेंस सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है एक साथ। चलो ठीक है, गुड। तो उधर क्या समझ नहीं आया अच्छे से, आ रहा है, चलो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बता सकते हो डायरेक्टली यार, दुख तो यही शेयर करते हैं लोग। हाँ, रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलता हूँ इसको मैं, हमारा रिहैब सेंटर है, जो सताए हुए होते हैं, ठीक है, अंत में उनको यहाँ पर शरण मिलता है। हाँ बताइए, आपका भी सताया हुआ है, अच्छा डायरेक्टली हो, आपकी कॉपी में कुछ बना था, मैं जब एंटर कर रहा था मैं देख रहा था ITCZ बना के रखे थे आप, सेल्फ किस कहाँ से किए, मैं मेरे से, हाँ, तो ऐसी काहे को यूट्यूब देख लेते हो, कुछ भी यूट्यूब में कुछ भी नहीं देखना है। हाँ चलिए बताइए अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, मतलब आप मेरे से पूछोगे सर अपना इंट्रोडक्शन, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, नहीं ना, पहले नाम बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, एक इंट्रोडक्शन। हाँ
हाँ बताइए। नीतू सिंह, हाँ। और क्या पढ़ाई की हो? BSc बायोलॉजी। और उसके बाद अभी जस्ट ग्रेजुएट होकर यू हैव स्टार्टेड PSc, सो यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और दिस इज जो जस्ट अ फर्स्ट क्लास। क्या था ये? पहला क्लास है, और पहली क्लास में इंटरनेशनल रिलेशन। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ आ रहा है ना? समझ आना इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास किसी की भी हो। बाकी आपको कोर सब्जेक्ट से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? मंडे से कोर सब्जेक्ट से ही आप पढ़ोगे। ओके, चलो आप बता दो इंट्रोडक्शन। वो मेरे ज़्यादा, मैं उनसे फेमिलियर हूँ, ठीक है। ओके, मास्टर्स इन इंजीनियर, IIT बॉम्बे, मतलब ब्रांच एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ वेरी गुड यार, कुछ नया था। हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और उसके पहले कॉलेज जो तब ग्रेजुएशन कहाँ से? संकरा, वो मैकेनिकल। एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल ही होगी। ग्रेट यार, तो ये नहीं पता था। कुछ अलग फील्ड से भी अच्छा लगता है ना, कुछ नया फील्ड कोई बताए, नहीं तो सब आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। सर मैं तो BCom वाला हूँ, 2-3 BCom वाले भी आ गए थे कल परसों। मतलब कुछ नया कुछ करता है कोई, तो सुनने में भी अच्छा लगता है, जानो उसके बारे में, है ना? खैर ठीक है, चलो नाउ अब एक एकदम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे WTO का, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि WTO अपना पूरा काम इसके ऊपर ही करता है, ठीक है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, देन विल गो फॉर द स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा प्रिंसिपल्स को पहले समझते हैं, क्योंकि बिना प्रिंसिपल्स की चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर बड़े अच्छे चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ WTO, और यही सब क्वेश्चन आएगा, 2-2 मार्क्स, 4 मार्क्स, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल तो है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये सबसे बड़ा मिसनोमर है। सब मिसनोमर मतलब जो सबसे इल डिफाइंड चीज़ें, जो उसका एक्चुअल डेफिनेशन अच्छी है, लेकिन जो शब्दों से लगेगा तो आप हमेशा क्या सोचेंगे? मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब क्या हो सकता है? एक कंट्री के रिस्पेक्ट में मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होगा? अगर सपोज करो इंडिया यहाँ पर एक कंट्री है, सपोज करते हैं ये हमारा इंडिया है, और इंडिया को ट्रेड करना है, ठीक है? ट्रेड करना है मतलब गुड्स और सर्विसेज बेचना है। यहाँ पर पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट फेवर्ड नेशन तो क्या होगा आपके हिसाब से? किसको? कोई एक नेशन को? अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें से मोस्ट फेवर्ड नेशन किसी एक को लो, तो क्या लोगे? इंडिया को ट्रेड करना खुद ही से कर ले, तू तो डोमेस्टिक ही खेल ले, इसलिए तेरा मन नहीं करता क्लास आने का। ये घर में बैठ किसका अपना अलग चल रहा है, मैं इंडिया में चाइना बनाऊंगा। अरे चाइना अलग है, ये कुछ भी बातें कर रहा है। ठीक हो गया? दवाई खाया था? देख रहा है? हाँ, कोई और बता। चलो, पाकिस्तान, रशिया। हाँ देखो, तो जब आप शब्दों से ये लग रहा हो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब आउट ऑफ मैनी नेशन इंडिया शुड सपोर्ट वन नेशन, या एक के साथ वो अपने ट्रेड को क्या कर रहा होगा, उसको ट्रेड बेनिफिट दे रहा होगा। ये सबसे, इसको लिख देते नॉन मोस्ट फेवर्ड नेशन तो ज़्यादा बेटर रहता। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया किसी भी, इंडिया या कोई भी वर्ल्ड का जो भी किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, वो किसी भी कंट्री को ट्रेड में सेपरेट बेनिफिट नहीं देगा, बट ये ट्रीट करेगा सभी कंट्री को एक जैसा। उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है? वैसे कहा कि नाम जो दिख रहा है, नाम के जस्ट अपोजिट है। एग्जाम में आएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन, फटाफट लिख दोगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन इज a title granted under the WTO whereby a country can give a most favored tag status to some country। नहीं, ऐसा नहीं होता। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब आप जिसके साथ भी ट्रेड कर रहे हो, आप किसी को भी, सब कंट्री के लिए अपने ट्रेड को इक्वल रखोगे। यू विल नॉट फेवर एनी कंट्री एक्सक्लूसिवली, उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। समझ आ रहा है? इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं।
प्रिंसिपल मतलब कि जिसके बेसिस में वर्ल्ड की पूरी ट्रेड बनी हुई है। तो पहली वर्ल्ड का ट्रेड कैसे बनेगा कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को अनवांटेड एडवांटेज नहीं देगा, सभी कंट्री को एक जैसा एडवांटेज देगा, जिससे कि क्या होगा, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई भी कंट्री क्या नहीं कर सकता, उसके ट्रेड को रोक नहीं सकता। एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस तो हैं कि इंडिया ने बोला पाकिस्तान से हम ये नहीं खरीदेंगे, वो उनके बायलैटरल क्या है टॉक्स के कारण। पर वर्ल्ड ओवर अगर देखेंगे तो वर्ल्ड रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड ट्रेड में ये नहीं किया जा सकता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ अभी आएंगे उसके ऊपर। वो फ्री ट्रेड थोड़ा सा होता है, वो थोड़े से अलग चीज़ होते हैं, वो बायलैटरल के अंदर आता है। पर ओवरऑल कोई भी कंट्री को क्या नहीं करना, किसी एक को फेवरेटिज्म नहीं देना, वो क्या कहलाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो राइट डाउन द मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल्स रिक्वायर, MFN जो है, द मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल रिक्वायर that a WTO member nation must apply the same condition on all trade with other WTO member. To other WTO member या with other WTO member, that is a WTO member has to give the most favorable condition under which it allow trade in certain product type to all other WTO member. Certain अच्छा type in a certain product, allow trade in certain product type to all other WTO member. क्लियर है कि किसी एक को फेवर नहीं करेगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट को वो WTO ट्रेड में रख रहा है तो उसमें वो सबको साथ करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कंट्री के सारे ट्रेड में कोई कंट्री चाहे तो कुछ चीज़ों को WTO में ना जोड़े कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ। कुछ प्रोडक्ट को हम रख भी सकते हैं कि हम अपने हिसाब से बेचेंगे, हम WTO के एग्रीमेंट से नहीं बेचेंगे। पर जितने भी प्रोडक्ट को आपने WTO एग्रीमेंट के अंदर रखा है, उसमें किसी भी कंट्री को जो कंडीशन बनाया वो सारे WTO मेंबर पे अप्लाई होगा। जैसे इंडिया बोलेगा कि मैं यूरेनियम जो है, इंडिया में जो यूरेनियम माइनिंग होगी, उस यूरेनियम को मैं नहीं बेचना चाहता WTO के रूल के हिसाब से, उसको अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ, तो वो फिर इंडिया अपने हिसाब से करेगा जिसके साथ एग्रीमेंट करना है। पर वो चाहता है कि उसकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में चले, तो वो उसको WTO के अंदर लेकर जाएगा और उसको WTO के थ्रू बेचवाएगा, क्योंकि WTO क्या करेगा, एक लार्जर मार्केट प्लेस देगा। नहीं आया समझ? आप सपोज़ करो, मैं सपोज़ करते हैं जैसे मैं कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आया और मैं उसको बोल रहा हूँ मैं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा कहाँ पर, मार्केट में जाके, तो उससे मेरे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा लार्जर क्राउड होगा जो मार्केट में ही चीज़ों को सर्च कर रहा होगा, पर मैं एक्सक्लूसिव बनने की प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे को वो हार्म कर सकता है। पर हो सकता है कि मेरे को लगता है कि नहीं, मैंने इतना एक्सक्लूसिव रखा है उसको कि उसके लिए लोग अपने यहाँ आएंगे। समझ आ रहा है? कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो चाह रहा है कि नहीं, उसको मैं अपने हिसाब से देखूंगा, मेरे को वर्ल्ड ओवर नहीं जाना है। तो WTO में कंट्री अपने प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन भी कराती है कि हम इस प्रोडक्ट को चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बेचा जाए। ठीक है, जैसे कि देखो ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रचार करने का समय भी है तो ये जो प्रोडक्ट है ये कल ही आया है मार्केट में। ठीक है ना, ये हमारी कॉपी है बिलासपुर एकेडमी की। ठीक है, अच्छा पेज है, इसमें पूरा प्रॉपर 65 GSM के साथ है। ठीक है, इधर देखो फीचर्स भी बताया गया है, वाई ज्वाइन भी आई है। क्लियर है? तो देखो अब ये क्या प्रोडक्ट है, अब इसको मैं बोलूँगा कि मैं यहीं पर बैठ के बेचूंगा कोचिंग में, तो मेरे लिए फिजिबल है ही नहीं। मैं क्या करूँगा इसको, ये बेचने के भी क्या फ़ायदा है, 1 रुपये भी नहीं मिल रहा होगा इसमें, तो इसको मैं बेचूंगा क्यों यहाँ से। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सर्कुलेट हो, मतलब मेरे को एक प्रॉपर मार्केट सिस्टम में जाना होगा। मार्केट में जैसे मैं इस कॉपी को दूंगा, अब आप लोग आंसर इसी में लिखोगे ना, अब दूसरे कोचिंग वाले कॉपी में चेक नहीं करूँगा। ठीक है अब इसमें लिख के देना होगा। ओके, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को वहाँ नहीं लेकर जाऊँ तो मैं लार्जर मार्केट एक्सेस नहीं पा पाऊँगा।
तो WTO क्या करता है, एक प्रॉपर रूल्स बेस्ड हमको वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रेड के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराता है हर कंट्री को। समझ आ रहा है? तो इसीलिए क्या किया गया कि अगर एक प्रोडक्ट आप ला रहे हो, फिर आप ये मत बोलना कि मैं पाकिस्तान को नहीं बेचूंगा, इसको मैं अफगानिस्तान को नहीं बेचूंगा। ठीक है, जैसे इंडिया ने क्या किया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस है पाकिस्तान से वापस ले लिया। ठीक है, इंडिया ने बोला कि मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को नहीं दूंगा, तो WTO ने बोला कि ठीक है कि आपका एक भी सामान जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा बेचने के लिए, बाकी पूरे WTO मेंबर को जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ पर लोग बताते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है कि जिस रेट में मैं पूरे वर्ल्ड में बेच रहा हूँ हर कंट्री में उसी रेट में बिकेगा, मतलब उसी के पर्सपेक्टिव में अब अपने अपने हिसाब से उनकी महंगाई होगी, वो तो बात अलग है। तो एक प्रॉपर एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड में कोई भी कंट्री अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल्स। क्लियर है? दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन मेंस डायरेक्टली 2 नंबर में आएगा, व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन, डायरेक्टली मेंस में 2 नंबर में क्वेश्चन। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, उसमें लिखेगा मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, रेसिप्रोसिटी। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट लिख देगा, इसमें से आपको बताना होगा कौन सा है। सेम चीज़ होता है प्रीलिम्स में, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, और आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज, ये और भी अच्छा है, द नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी, या नेशनल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, नेशनल ट्रीटमेंट। क्या होता है नेशनल ट्रीटमेंट, अब देखते हैं। इसको पहले एग्जांपल से समझो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो आपको क्या है लिखना ही होता है ना। अब ये समझाता हूँ क्या है। ओके, देखो अब नेशनल ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ पहले। सपोज करते हैं यहाँ पर हम लोग हैं इंडिया, इधर एक कंट्री है बांग्लादेश। वाई बांग्लादेश, क्योंकि ये भी अच्छा आपका राइस ग्रोथ करते हैं यहाँ पर भी। अब ये दोनों जगह में ही क्या हो रहा है, सपोज करते हैं कि पैडी का प्रोडक्शन हो रहा है या राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, दोनों के दोनों ही चावल उगाते हैं। यहाँ पर भी राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी राइस प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? ये दोनों जगह पे हमने राइस का प्रोडक्शन किया। अब बांग्लादेश के मार्केट छोटा है, इंडिया का मार्केट बड़ा है। ये हमारा क्या मार्केट, सपोज करते हैं इंडिया का मार्केट बड़ा है। इंडिया के किसान ने धान को उगाया, ठीक है, धान को उगाया और उसको पड़ रहा है, सपोज करते हैं पर केजी 1 kg का उसको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रहा है 2 रुपीज़। ठीक है, बांग्लादेश के फार्मर ने भी 1 kg राइस का प्रोडक्शन का उसको कॉस्ट पड़ रहा है, मान लेते हैं 1.5 रुपीज़, 1.5 रुपये। मतलब इसके फार्मर ने अच्छा एफर्ट डाला होगा, उनके पास टेक्नोलॉजी बेटर है, जो भी होगा। अब इंडिया में इस चावल को भी बेचना है और इसको भी बेचना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि उसका जो इंपोर्ट आएगा, सब कुछ आएगा, उसके लिए उसको लाने में 2 रुपये लग जाएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा चावल ज़्यादा बिके, उसका कम बिके, ऐसा करने की कोशिश हम यही करना चाहेंगे। तो हम क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर जानबूझकर इसको मार्केट एक्सेस कम दे रहे होंगे कि आप बस इस जगह में जाके बेच लो, या इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, कुछ ऐसा बैरियर लगा देंगे कि उसका चावल हमसे महंगा दिखने लगे। ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में उसको बेचना है और उसकी कंट्री में उसका कंजम्पशन उतना ज़्यादा है नहीं, हमारे में ज़्यादा बड़ा मार्केट है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो डोमेस्टिक मार्केट इस कंट्री का, इस डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड अनफेयर ना हो, ट्रेड क्या ना हो, अनफेयर ना हो, इसके लिए नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज बनाया गया। इसमें यह बोला जाता है कि आपके डोमेस्टिक मार्केट में जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जिस तरीके से क्या होता है प्राइस मिलता है, सेम चीज़ बाहर कंट्री की भी चीज़ों को अपने डोमेस्टिक मार्केट में आप दिलवाइए। प्लस जो मार्केट एक्सेस आपने अपने प्रोडक्ट के लिए रखा है, सेम मार्केट एक्सेस बाहर के प्रोडक्ट को भी मिलना चाहिए। मतलब आप अपने कंट्री के अंदर बाहर के सामान और अपने सामान में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हो। क्योंकि ग्लोबल ट्रेड तो वही है ना कि जिसके पास बेटर वो बेचेगा, तभी तो हम जुड़े हैं आपस में। फिर हम ग्लोबलाइज ही क्यों रहेंगे अगर हम ऐसा करने लगे? तो हम ये नहीं कर सकते ना। तो इसी को लेकर इंडिया चला गया, इसी को लेकर इंडिया अमेरिका के पीछे भाग जाता है। इंडिया गया और
अमेरिका आया पहले तो उसके बाद बोला चावल वावल के लिए, तो इंडिया बोला कि इसमें दिक्कत है ही नहीं, हमारे जो गरीब लोग हैं हम उनको खाना खिलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि H1B वीज़ा में हम दिक्कत करेंगे, क्यों देंगे हम, हमारे गरीब लोगों के लिए वहाँ पर जॉब है। बोले IT सेक्टर का जॉब कौन सा गरीब लोग करते हैं, इंडिया उसके लिए क्लेम करने लगा। फिर अमेरिका के बोला कि इंडिया तुम सुनो पहली बात को, सोलर पैनल बनाओगे बोल रहे हो, 2014 में हम लोग लेके आए नेशनल सोलर प्लान के अंदर कि हम सोलर प्रोडक्शन खूब करेंगे, हम लोगों ने खूब फोटोवोल्टाइक सेल बनाए। अब उसके लिए अमेरिका के इंडिया को बोल रहा है कि इंडिया यहाँ पर चीटिंग कर रहा है नेशनल सोलर मिशन के अंदर जो अपना सोलर टारगेट लगाया है, क्योंकि इंडिया अपने एक पॉलिसी में लिख दिया कि 40% डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए, 40% वो चीज़ लगाएं जो इंडिया की डोमेस्टिक बनी हुई है, और उससे इंडिया में सोलर पैनल का रेट बढ़ जाएगा। हम लोग रिसर्च कर बैठे हैं, हम 10-10 रुपये में सोलर पैनल रोज़ बना के बेचते हैं, तो हमारे को मार्केट गेन नहीं हो रहा है। तो इंडिया बोला कि सेम चीज़ हम बता रहे हैं कि हमको जो आपका गाड़ी है, बाइक कौन सा, हार्ली डेविडसन, 4 लाख का क्यों बेचते हो, जब हम वही गाड़ी इंडिया में हमको बनाने में मौका दो, बस ऐसा हार्ली डेविडसन बनाएंगे 50,000 में, लकड़ी वकड़ी लगा के, हैंडल लकड़ी का बना देंगे हमारे वाले, तो घुमा रहे हैं, और क्या है, रॉकी भाई वाला गाड़ी बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत अच्छी लड़ाई है, जो ट्रेड की लड़ाई WTO में होती, तो ये चल रहा था इस बीच में फूड सिक्योरिटी का पूरा चीज़ चल रहा था। अमेरिका केस को जीत गया WTO में, सुरेश प्रभु गए पहले, सुरेश प्रभु ने सारी बातों को रखा, अमेरिका को पूरा हालत ख़राब कर दिया था। नेक्स्ट मीटिंग हुआ, सुरेश प्रभु को इंडिया से ट्रेड मिनिस्टर से हटा दिया गया था, और किसको बना दिया गया था, नीला सीतारमण। ये गई अपनी बातों को रखना था इंडिया का, फिर वही जान तो रहा, बोलना तो आता नहीं, बात को भी नहीं रखी पाई, आधे घंटे तक खड़े रहे। वी हैव डिसाइडेड, टू हैव डिसाइडेड, यू हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड। अरे क्या डिसाइड किया, कागज़ कहाँ हैं, वॉट आर योर स्ट्रेटेजी, वॉट आर योर एजेंडा, वॉट आर योर प्लान्स, ब्रीफ अस, कुछ नहीं था इंडिया के पास। अमेरिका केस जीत गया। जैसे बहुत बार हुआ कि इंडिया अनप्रिपेयर्ड रहता है, हमारे यहाँ फाइल सिस्टम है, पता है ना, हम लोग बड़े मीटिंग में जाते हैं ना वर्ल्ड ओवर, तो भी हमारे फाइल साइन नहीं होते। मोदी जी PMO में साइन नहीं मारते, करवा के भेजो। तो इसलिए मोदी जी कभी कभी प्रॉम्प्टर में पढ़ते रहते हैं, भाइयों बहनों के बाद का अगला लाइन आया ही नहीं है, अरे PMO से साइन करा के भेजो। फिर मोदी जी कैसे कर रहे हैं, कान वान में मार रहे जानबूझ के, अरे पूरा तो भेजो इधर, मैं देख के क्या बताऊँ। तो ये हो रहा है हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत यही है, फाइल ही पास नहीं हो रहे। WTO में चले गए थे, पूरा अपना फूड सिक्योरिटी लेके चले गए थे, इतना बड़ा इशू चल रहा था, इंडिया पॉवर्टी में घिरा पड़ा था। मनमोहन सिंह, द ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 35% पीपल कम आउट ऑफ 35 मिलियन पीपल कम आउट ऑफ द पॉवर्टी ड्यूरिंग हिज एरा। 35 मिलियन लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर लाया। वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, एकदम प्रिपेयर्ड होकर ये लोग जाते थे। रघुराम राजन वॉज देयर, उन लोग जाते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बात करने, उनके जाने से वहाँ के लोग खड़े हो जाते थे, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट आया है। सीतारमण जी गई हैं, अब कुछ दिनों बना दो, फिर वो क्या सिखावत क्या चल रहा है उसका, एक लड़कियों को मार रहा है जो बॉक्सिंग मुक्का मार दिया ना, बना दो उसको। तो ऐसे थोड़ी चलता है देश, यूनिट सम ब्रिलियंट। उसके लिए एक्चुअल में जो ट्रेड है, ये चीज़ें वहाँ पर ऐसे लोगों को नेगोशिएशन में बैठाना पड़ेगा। अमेरिका में एक मंत्री नहीं जाते ट्रेड नेगोशिएशन करने, दे हैव एक्सपर्ट्स, वो वहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद उनका इतना बड़ा डोमिनियंस वर्ल्ड ओवर में, हमारी उनकी इकॉनमी में 10 गुना फ़र्क, और वो उसके बाद एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं। यहाँ पर चले गए, अभी आई है वो, और क्या है, ऐसे से बाल लेके कुछ नहीं बता पा रही है ना वो सबसे। मतलब उस समय अगर आप लोग, उस समय न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते नहीं, उस समय न्यूज़पेपर पढ़ते तो पूरे वर्ल्ड ओवर ना, वो इवन गार्जियन न्यूज़पेपर में, द प्रिंट, जो बड़े बड़े वर्ल्ड के न्यूज़पेपर हैं, सब में पूरा मीडिया में हाइक हो गया कि इंडिया ऑलवेज कम अनप्रिपेयर्ड इन द WTO मीट्स। उसके बाद भी ये चीज़ों को, क्योंकि हमारे लोगों को क्या है, ये चीज़ें हमारी नेशनल मीडिया ने दिखाया ही नहीं। उस समय नेशनल मीडिया में दिखाया था, मोदी जी ने एक रात बिताया अमरनाथ गुफा में, उधर गरीबों का खाना चला गया है, अमरनाथ गुफा में नहीं सोना है, हमें नहीं देखना है। पर ये किसी ने नहीं दिखा, किसी मीडिया ने नहीं, आज आपने सुना ही नहीं होगी। जो सबसे बड़ा एजेंट, जो मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में आज तक नेशनल मीडिया ने बात किया। आज नेशनल मीडिया वाले से जाकर पूछ लोगे कि नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज समझा दो, नहीं समझा पाएंगे। बट एज अ ब्यूरोक्रेट आप लोगों को काम करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना।
तो समझना है। तो यही क्या होता है कि ये जो ट्रेड अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, इसको रोकने के लिए क्या लाया गया, वर्ल्ड WTO ने यही बोला कि कोई भी कंट्री, जब तभी आप आज जहाँ पर इंडिया में आप कुछ इनोवेट कर लिए, कुछ रिसर्च किए बहुत अच्छा, तो आपको एटलीस्ट ये सिक्योरिटी तो रहना चाहिए ना मन में कि मैं उस कंट्री में जाके बेचूंगा तो क्या होगा, मेरे को अच्छे दाम मिलेंगे। और ये होता है, आप कुछ रिसर्च करो, आपको अमेरिका बहुत इज्जत देगा, आपकी रिसर्च का बहुत अच्छे कॉस्ट में खरीदेगा। यूरोप में जाइए बहुत बढ़िया, इंडिया में जाओ है तो पंखा बनाएंगे, 4 साल बाद गवर्नमेंट उसका मेन प्रोजेक्ट है, 4 साल बाद वही गवर्नमेंट का मेन प्रोजेक्ट है, पंखा बना रहे हैं सब। इस चीज़ का रिस्पेक्ट जब तक हम नहीं करना सीखेंगे, तब तक हम मेक इन इंडिया इकोसिस्टम हब का नारा दे सकते हैं, बट हम बन नहीं सकते, हम एक्चुअली बन नहीं सकते, क्योंकि उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी केवल रिस्पेक्ट के नाम पे IAS ऑफिसर और PCS ऑफिसर का है। जब तक हमारे ये जो इनोवेशंस हैं, जो ऐसे लोग हैं, इनका रिस्पेक्ट नहीं होना चालू होगा। रिस्पेक्ट में नाम में सिर्फ अभी रतन टाटा, एकदम भारत रत्न टाइप का उनका रिस्पेक्ट हो रहा है। केवल रतन टाटा ही नहीं बनाया है देश को, रिस्पेक्ट दैट मैन, बहुत कुछ किया उन्होंने। पर जो नए वेंचर्स कर रहे हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए अवार्ड लाओ, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज दो, तो लोगों के अंदर इकोसिस्टम, तो लोगों के अंदर स्टार्टअप करने का मन जागेगा। प्रोवाइड इंसेंटिव्स कि जो सबसे अच्छा इकोसिस्टम स्टार्टअप बनाएगा 1 लाख रुपए सरकार उसको देगी। मत दो मुद्रा योजना, नहीं चाहिए। इससे लोग देखना कितना अच्छा इनोवेशन करेंगे जब कंपटीशन जनरेट किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, अमेरिका में ऐसा होता है, वहाँ रिस्पेक्ट है चीज़ों का। तो जो ट्रेड प्रैक्टिसेस इसीलिए, तो क्योंकि हमारे ही कंट्री में ये सब चीज़ सबसे बड़ा है। आपके साथ इतना गंदा अनफेयर ट्रेड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम लोग ही अभी मार्केट की बात करें, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारा बुक शॉप देखा होगा। आप उस बुक शॉप में जाके कुछ मत बोलना, केवल ये बोलना कि मेरे को CGPSC प्रिपेयर करना, बुक दिखाओ। वो उठा के एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक दिखा रहे होंगे, क्योंकि उनका उनके साथ नेक्सेस है। जब तक आप जाकर ये बोलोगे नहीं हमको बिलासपुर ऐसे अकेडमी का चाहिए, तब तक वो नहीं निकलेगा। आपको घुमाया जाएगा उसी बुक के 4 सब्सटीट्यूट में, पर कभी भी आपको आपके एकेडमी का बुक नहीं दिखाया जाएगा। ये होता है मार्केट नेक्सेस। यहाँ पर सब लोभी बैठे हैं, किसी को भी ब्रेन का, किसी को भी नॉलेज का कदर नहीं है। और ऐसी चीज़ें के कारण हर कंट्री ये चाहती है, या कंट्री में ऐसा हो सकता है कि वो अपने डोमेस्टिक चीज़ों को बहुत प्रोटेक्ट करने के पीछे ना चला जाए। समझ आ रहा है? तो वैसा ट्रीटमेंट डोमेस्टिक मार्केट में बाहर के प्रोडक्ट के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंट्री करेगी तो वो WTO के रूल्स को तोड़ रही है, और वो कंपनसेशन पे करेगी उस कंट्री को जिसका वो प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट का एक समय ही होगा, उस समय तक नहीं बिकेगा तो ख़राब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह के ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? नेशनल ट्रीटमेंट। सो राइट इट डाउन। द नेशनल ट्रीटमेंट मीन्स, द नेशनल ट्रीटमेंट मीन्स that the imported good should be treated, imported goods should be treated no less favorably than, no less favorably, FAVOURABLY, than domestically produced good, domestically produced good। ब्रैकेट में लिखो, एटलीस्ट आफ्टर द फॉरेन गुड्स हैव एंटर्ड, एटलीस्ट आफ्टर द फॉरेन गुड्स हैव एंटर्ड द मार्केट, एंटर द मार्केट, क्लोज द ब्रैकेट, आफ्टर द फॉरेन गुड हैव एंटर्ड द मार्केट। जब फॉरेन गुड मार्केट में आ गया, कम से कम उसके बाद तो मत करो। आने से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगा लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगाना है चलो लगा लो, पर जब एक बार मार्केट में आ गया तब तो उसको प्रॉपर मार्केट दो। अब उनके गुड्स यहाँ आ गए, इंपोर्ट टैक्स ज़्यादा होगा, वो सोचेंगे कि बेचना है कि नहीं बेचना है, वो पहले ही मना कर देंगे कि नहीं जाएंगे हम उस कंट्री में। अब उन बेचारों को सामान यहाँ आ गया, उसके बाद आप उसके साथ ट्रीटमेंट गलत कर रहे हो। हम लोग खड़े हो जाते हैं अचानक से, बहिष्कार करेंगे चाइना का, बायकॉट चाइना, डोंट बाय चाइनीज़ प्रोडक्ट। इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोलती तुरंत कि डोंट बाय चाइनीज़ प्रोडक्ट, WTO के रूल्स तोड़ देगी। गर्म जोशी में आके नहीं बोलना मैं देशभक्त हूँ, चाइना बोलेगा ठीक है बायकॉट चाइना, टी-शर्ट भेजेगा फिर तुरंत बना के। चाइना बहुत बेशरम, दुनिया चिल्ला रही थी बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइना, चाइना टी-शर्ट बना दिया उसके लिए, बायकॉट चाइना लिखा है, मेड इन चाइना, पहनो 2 पैसा, कर लो जितना बायकॉट करना है। चाइना वैसा है, उसको कोई शर्म नहीं है, पैसा कमाना है बस। तो यही चीज़ है कि कभी भी जब हम लोग बोल देते हैं कि नहीं हम चाइना का बहिष्कार करते हैं, दिवाली में पुतला जला देते हैं,
अच्छा है, खूब ऐसे छोटे छोटे इवेंट होने चाहिए। ये फ़न इवेंट है, इसमें एकदम से गर्म जोशी नहीं, अब तो चाइना का कुछ नहीं खरीदा जाएगा। मैसेज कर रहे हैं आज के बाद चाइना कुछ नहीं खरीदेंगे। फ़ोन है ओप्पो का, फ़ोन ही रखे हो तुम उसी का, अभी उसी से तुम मैसेज डाले हो, है ना। तो ये सेंटीमेंट गलत है। कंट्री शुड बी लाइक आई विल रिस्पेक्ट ऑल द नेशन देयर पीपल। हम किसी भी देश के लोगों को मारना नहीं चाहेंगे और मरना नहीं चाहेंगे किसी से भी। हम सबकी इज्जत करेंगे, सबका रिस्पेक्ट करेंगे, पर हम अपने एक सोवरेनिटी को मेंटेन करेंगे कि वो हमको क्या नहीं कर सकता, हमारी इंडिपेंडेंस के पीछे वो नहीं आएगा, हमारी चीज़ों को वो नहीं ले सकता। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ एक रिलेशन बनते हैं, है ना, किसी को एकदम से बहिष्कार करके नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे जब आप जाओगे तब आपको अच्छा लगे, जब आप बनोगे ना डेलीगेट्स तब आप बोलोगे कि नहीं, नीचे बहुत गंदी चीज़ थी, ऊपर बहुत अच्छी चीज़ है। जब चाइनीज़ प्रीमियर्स आएंगे तो आप उनके साथ मिलने जाओगे। सपोज़ करते हैं जब यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम निकालते हैं या स्टेट से प्रमोट होकर जब आपको ये, सपोज़ करो कल आप चीफ सेक्रेटरी बन जाओगे, आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम चाइना जाओ, चाइना से टेक्नोलॉजी नेगोशिएशन करके आना हमारे गवर्नमेंट के लिए। वहाँ जाकर थोड़ी बोलोगे ओ चीनी, ओ चिंकी नहीं लूँगा तेरे से, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आप डील कर रहे होगे, अच्छा डील कि हमारी स्टेट को इसके डील से बेनिफिट हो, और जब वो यहाँ पर आएगा तो वो आप हो रहे होगे जिसने ये डील करवाया है। तो आपको पूरा होगा कि मैं उस पूरी कंट्री के साथ चीट ना कर रहा हूँ, अपने कंट्री का तो रिस्पेक्ट करूँ, उसका भी करूँ। तो ऐसे डीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना। बस वो तो व्हाट्सअप टॉक और वो अलग है, वहाँ पर खूब बहिष्कार करो, पर एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि हम ऐसा कर नहीं सकते। गवर्नमेंट ने बहुत समय के बाद टिकटॉक को बैन किया था, तुरंत नहीं कर दिया था। जब बहुत चाइना ये चला तब जाके टिकटॉक बैन हुआ, ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट तो कर देती बैन पहले। फॉरगेट अबाउट टिकटॉक, पॉर्न साइट। गवर्नमेंट आके बोल रही है ना बहुत कि नहीं हमारे कंट्री में यहाँ पर पॉर्न नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, चल तो रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रेड है और इंडिया उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ये भी सच्चाई। वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉर्न साइट जो है वो इंडियंस है ना। घूंघट डाल के देखते हैं, और क्या यही तो बोलेंगे, यहाँ ज़्यादा सारे मराया की बात करते हैं, यही चल रहा है। तो गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती एक बार में, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी क्या है वहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड जुड़ी हुई है। तो उसको जब तक हम इसलिए या तो पहले से ही हमको क्लियर रखना था कि हम इस चीज़ में नहीं आएंगे। और इंडिया आईटी में जाके तो किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया आईटी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, हम ही तो एक्सपर्ट हैं सब चीज़ों के। अभी एआई तो दुनिया लेकर आई है ना, अभी देखना 5 साल बाद एआई से कैसे खेलेंगे हमारे लोग। इंडियंस ही खेलेंगे सबसे ज़्यादा एआई से, बाकी लोग नहीं सीख पाएंगे उतना ज़्यादा एआई। बस वो बोलेंगे ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी, इंडियन बताएंगे एआई के अंदर भी कुछ और, ठीक है ना। एलेक्सा लाए, एलेक्सा को हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है, एलेक्सा को लोगों ने सिस्टम को ट्रेन करके भेजा था कि एलेक्सा प्लीज़ प्ले दिस म्यूज़िक। इंडिया में आने के बाद एलेक्सा मम्मी कैसी है, आज के बाद याद रखना, तो एलेक्सा याद रख रही है। हम सिखा रहे हैं, हमारे वाले बहुत बदमाश है, ठीक है, तो हम लोगों ने एलेक्सा को भी सिखा के रख दिया है। तो यहाँ लोगों के पास बताया जुगाड़, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ जुगाड़, और एक्चुअल में वो जुगाड़ जो हमको बहुत आगे लेके जाएगा। चाइना को लेके गया, पर वो जुगाड़ का ब्रेन को कहीं पर भी क्या नहीं दिया गया था, हेल्प नहीं दिया गया था, हाथ नहीं दिया गया था कि आप अपने जुगाड़ को आगे लेके जाओ। अब दिया गया है, अब इकोसिस्टम आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप करो, अब बोल रहे हैं स्टार्टअप करो। तो अब देखना हमारे जुगाड़ी लोग कितना, अब ड्रोन देखो कितना ईजी हो चुका है, ड्रोन आ गए ना पूरे दुनिया में, ड्रोन आराम से आ गए, इंडिया में भी आ गए, हर किसी के पास ड्रोन है। जैसे इसरो ने बोला कि अब रॉकेट हमको आ रहे छोड़कर और भी कोई बना सकता है, आज इंडिया में रॉकेट मेकिंग के कम से कम 15 से 17 बड़ी मेजर कंपनीज आ चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी को सीखने वाले लोग बहुत हैं। हमारे पास किताब से नॉलेज गेन करने वाले इंजीनियर के पास कोई नॉलेज नहीं है, फील्ड में बैठकर जो मशीन कस रहे हैं ना वो वाले बहुत तगड़े हैं, तो ये सच्चाई है। तो जब ये वाली जब बात आएगी, जब नेशनल ट्रीटमेंट की बात आती है, तो अब इंडिया का भी यही कंसर्न है कि आज जब हम लोग मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और अगर हम मेक इन चाइना का बहिष्कार कर दें, तो जब मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट आएंगे तो क्यों कोई कंट्री हमसे लेगा, हम कैसे ग्रो करेंगे, हमारा प्रोडक्ट को हम कैसे डंप करेंगे। और जब तक हम अपने प्रोडक्ट को डंप ही नहीं करेंगे, किसी को डालेंगे ही नहीं, तब तक हमारी कंट्री कैसे ग्रो होगी। इसलिए नेशनल ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम किसी कंट्री के साथ गलत फेवरेटिज्म करें भी ना, और ना कोई हमारे साथ करे। जितना अच्छा हम दो लोगों के साथ रखेंगे उतना अच्छा वो मानेगा कि ये कंट्री अच्छा करता है। इसीलिए गवर्नमेंट रिजिड होती है किसी भी चेंजेस के लिए जो वर्ल्ड ओवर कराया जाता है, तुरंत गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है।
बस बात ही बात होते रहता है। यूक्रेन वॉर में हम स्टैंड नहीं ले रहे हैं कि हम रसिया के साथ जाएं कि अमेरिका के साथ जाएं कि यूक्रेन में गलत हो, हम ले ही नहीं रहे हैं स्टैंड। इट इज़ देयर इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस, वी जस्ट कंसर्न अबाउट द इंडियन सेफ्टी, सो वी हैव लॉन्च द ऑपरेशंस टू जस्ट सेव द इंडियंस। हम भारतीयों को बचाने के लिए किए, बस हम शांत हैं। तो हमें पता है अगर हम रशिया का फेवर करेंगे अमेरिका चिढ़ जाएगा, यूक्रेन का करेंगे रशिया चिढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल गेम होता है। सेम चीज़ होता है इकॉनमी में, समझ आया? तो नेशनल ट्रीटमेंट एक क्या है, इकॉनमी को प्रॉपर मैनेज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। क्या लिखे हो लास्ट लाइन, कुछ डाउट है क्या? हाँ, जैसे कभी इंटरव्यू में पूछा गया कि बहुत सारा WTO का बना तो हुआ है, पर इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बैन तो लगती रहती जब जिसकी मर्जी रहती है। जैसे कभी हुआवे का इशू आ गया, हाँ, कभी वेबसाइट्स पे आ गया, टिकटॉक पे आ गया, या रील्स पे आ गया, और या PUBG पे आ गया। PUBG पे आ गया, हाँ। अपने हिसाब से लगाते रहते हैं। तो फिर WTO का काम क्या रहता है? क्योंकि हम लोग तो किसी भी चीज़ का बहाना दे सकते हैं, सिक्योरिटी का दे दिए, क्वालिटी का दे दिए, वो तो अपने ऊपर रहता है कि क्या डाल को बनाना है। तो फिर WTO का क्या रोल? हाँ, अभी लास्ट में इसको उसी चीज़ को एनालाइज करेंगे कि WTO में क्या रिफॉर्म चाहिए और कौन से ब्रैकेट्स में। देखो बात ये होता है कि इसमें बहुत सारी एग्रीमेंट्स बाइंडिंग और कुछ नॉन बाइंडिंग है। ये जो हमने क्लॉज रखा है कि ऐसा हम सब काम करेंगे, इसके बाद एग्रीमेंट होंगे, ये तो केवल प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स हम ये करेंगे, फिर इन प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे कि एग्रीकल्चर पे कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ ट्रेड के लिए हुआ, कुछ सर्विसेज के लिए हुआ, तीनों के लिए अलग अलग एग्रीमेंट हुए। फिर सर्विसेज एग्रीमेंट में क्लॉज होगा कि इसमें ये सारे चीज़ को मानेंगे और ये सारे चीज़ों पे दो कंट्री आपस में बैठ के भी डिसाइड कर लें। तो कुछ क्लॉजेस बाइंडिंग होंगे, कुछ नॉन बाइंडिंग होंगे। जैसे कि अब हमारे पास यूट्यूब का हम लोग एक्सेस लेते हैं, तो यूट्यूब बोलता है कि उसमें जैसे आप प्रोडक्ट को अगर आप वहाँ पर डालोगे तो यूट्यूब पहले से 4 से 5 चीज़ दिया होगा कि आपका जो चीज़ है ये वायलेंस नहीं फैलाना चाहिए, ये सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो वो पहले से लिमिट कर रहे हैं। तो ऐसे लिमिट्स एग्रीमेंट में ही हो जाते हैं। और फिर गवर्नमेंट बोलता है कि हमने ये लिमिट्स दिया था अपने एग्रीमेंट में, बट आपने इस चीज़ को ब्रीच किया है। PUBG ने क्या किया, हमारे ऐसा प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्म हो। तो PUBG से हमारी सोसाइटी को हार्म हो रहा था, हमारे को दिखाई चीज़, तो हमने उस चीज़ को रखा हुआ है। वेबसाइट्स में यही हो रहा है कि हमने पहले से दिया कि आप ऐसा कुछ भी सर्विसेज नहीं बेचोगे हमारी प्राइवेसी को दिक्कत हो, इंडियंस के डेटा को दिक्कत हो, तो उस बेसिस में उन्होंने मना कर दिया। तो अभी ये तो क्या, ये प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा जो भी एग्रीमेंट होगा वो ऐसा होगा। इसके बाद इस प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्रीमेंट हुए हैं एग्रीकल्चर और सब चीज़ों के, उन एग्रीमेंट्स के क्लॉजेस में लिखा होता है, समझ आ रहे हैं? तो उसके हिसाब से बैन वगैरह लगते हैं। अभी तो उसके ऊपर आएंगे अपन, अभी तो केवल प्रिंसिपल्स पे हैं। ओके, क्लियर हुआ ये सारा? लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे, लास्ट लाइन? मार्केट, सबसे लास्ट वर्ड मार्केट, क्लोज द ब्रैकेट, एंड उसके लिखो एंड, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड was introduced to tackle and was introduced to tackle non-tariff TARIFF introduced to tackle non-tariff barrier to trade, non-tariff barriers to trade. Example: technical standards, security standards, etc. ठीक है, तो ऐसा कोई भी आप बैरियर नहीं लगा सकते कि बोलोगे टेक्निकल फॉल्ट है इसमें, ये इतना ऐसा होना चाहिए, ये सब नहीं होगा। प्रोडक्ट आया है उसको बेचने दो ना, मार्केट में देखेंगे जो भी है, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, तो ये पहली बात तो क्या था प्रिंसिपल्स में, दिस आर द 2 नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल। ये दोनों को क्या बोलते हैं तो लिख लो या साइड मार्जिन लिख लो, 1 and 2 आर द नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल। अपने जो नए आए हैं प्लीज़ अपने नोट्स को कुछ इस तरीके से बनाना मेरे क्लासेस पे, ठीक है? आप जब भी आप आगे से नोट्स बनाओगे तो नोट्स का कुछ सेक्शन यहाँ पर छोड़ देना, ऐसा 20% के आसपास का पेज जो होगा यहाँ छोड़ना ना, इसको बोलते हैं साइड मार्जिन। बहुत सारी चीज़ें मैं बोलूँगा साइड मार्जिन में लिखो, उसको यहाँ लिखना, ठीक है? तो कॉपी में एक लाइन ऐसा खींचना ही हमेशा, ठीक है? ओके, सो ये दोनों क्या थे, 1 and 2 आर नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल ऑफ WTO। नाउ नेक्स्ट वन, तो ये पहले तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन था, उसके बाद आता है बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट। बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट उसका नाम है, तो लिखोगे इसके अंदर, फिर समझाता हूँ। लिखोगे अंडर दिस एग्रीमेंट
the tariff commitment made by WTO member, tariff commitment made by the WTO member in multilateral trade negotiation, commitment made by the WTO member in multilateral trade negotiation and on accession, ACCESSION, and on accession are listed in a legal instrument, known as schedule of concession, listed in a legal instrument known as schedules of concession. Are instrument known as schedule of concession. तो लोगों ने क्या बनाया है, एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट को बोलते हैं शेड्यूल ऑफ कंसेशन। वहाँ पर जो भी बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है, वो लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट को जब रखते हैं तो उसके लिए वो बाइंडिंग एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल एग्रीमेंट के हिसाब से वो उस चीज़ों को वहाँ पर लिख देते हैं कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जहाँ नहीं एक्सेप्ट करते वहाँ पर मना कर देते हैं। अभी क्लियर हुआ आशीष? तो ये वो क्लॉज है, समझ आया सभी को? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, रेसिप्रोसिटी, RECIPROCITY। RECIPROCITY। ठीक है, ये क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग होता है किससे? अभी हम लोगों ने टर्म पढ़ा था मोस्ट फेवर्ड नेशन, उससे उसी का जस्ट रेसिप्रोकल है ये। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उसी का उल्टा है ये, कि कभी कभी अपने गेन के लिए हम अलग जा सकते हैं, पर किस कंडीशन में जाएंगे उसको बात करता है ये। वो सब बोल रहा है कि आप ट्रेड में किस तरीके से नहीं करोगे, पर कभी कभी आपकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो आप गेन के लिए जा सकते हो। जैसे एप्पल का फ़ोन है तो उसने अपने रेट को नीचे लाया ही नहीं, तो कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें होंगी जिसके लिए आप गेन के लिए जा सकते हो, पर हर चीज़ों में नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो गेन के लिए जा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी। तो लिखोगे, इट रिफ्लेक्ट बोथ अ डिज़ायर टू लिमिट द स्कोप ऑफ फ्री राइडिंग। इट रिफ्लेक्ट बोथ में पहला क्या होगा? अ डिज़ायर टू लिमिट द स्कोप ऑफ फ्री राइडिंग, टू लिमिट द स्कोप ऑफ SCOPE, स्कोप ऑफ फ्री राइडिंग that may arise because of MFN rule, and a desire to obtain better access to foreign market, ठीक है, तो इसमें क्या करता है ये, कभी कभी कंट्री को जैसे बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन को आप फॉलो करो, तो कंट्री बोल रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट यहाँ डालते जाते हैं, बेचेंगे यहाँ पर, इनको तो मना किया गया है, पर ऐसा कोई गलत तरीके से ना करे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल अप्रोच होता है। जैसे कि चाइना क्या करता है, अपनी चीज़ों को डंप करता है। चाइना मेन फेमस किस लिए? डंपिंग के लिए। चाइना क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को, चाइना में जो प्रोडक्ट 10 रुपये का बिक रहा होगा, उसी चीज़ को इंडिया मार्केट में डाल देगा, बोलेगा 2 रुपये में बेचूंगा। अब वो 2 रुपये में डाल तो देगा और वो अपने लॉस को बियर करेगा 2 साल तक, पर 2 साल के अंदर वो 2 रुपये में इतना बेच चुका होगा कि इंडिया का वो सारा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा जो उस सेगमेंट में होगा, और उसके बाद फिर उसका क्या कर देगा? रेट को बढ़ा देगा। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है बाय डंपिंग। चाइना भाई वो प्रोडक्ट था, उसने पहले बोला कि ठीक है मेरा प्रोडक्ट 3 रुपये का है, आपका प्रोडक्ट 7 रुपये का, लेकिन मेरे प्रोडक्ट को 3 रुपये में बिकने देना, मेरा बस इतना कहना है, मेरे प्रोडक्ट में फालतू का चार्ज मत लगाओ। कंट्री बोली कि ठीक है, सस्ता बेचना चाह रहा है बेच, कोई क्यों खरीदेगा? अब कोई क्यों खरीदेगा? क्योंकि बेटर है। तो चाइनीज़ चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं? डंप कर देते हैं। चाइना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब चाइना जाओगे तो वहाँ पर वो क्या होंगी? महंगी होंगी, जो यहाँ सस्ती मिल जा रही हैं, पर अमेरिका में चीज़ें उल्टी हो रही होगी। अमेरिका चीज़ को अमेरिका में खरीदो सस्ती मिलेगी, यहाँ महंगी मिलेगी। चाइना के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रही, चाइना ने कुछ नहीं छोड़ा है।
बैलून्स तक जो ऐसे देख रहे हो वो भी बना के भेजे उन लोग वहाँ से, पैक कर करके, फूट जा रहा है फट से, फूल ही नहीं रहा है लेकिन बना के भेज रहे हैं। उन लोगों ने किसी चीज़ में नहीं वो किया। तो क्या होता था कि डंपिंग बोलते हैं इसको, कि अपने प्रोडक्ट को उस रेट से कम में दूसरे कंट्री में बेच देना जिस रेट में आपकी कंट्री में बिक रहा है, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं डंपिंग। ये क्यों किया जाता है? टू गेन द लार्जर मार्केट एक्सेस एंड टू डिस्ट्रॉय द ट्रेड ऑफ एनी अदर नेशन। ठीक है, तो ये डंपिंग कर दिया। अब वो डंप तो कर देते हैं अपनी चीज़ों को, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जितने भी इंडिया में बहुत सारे लोग मोबाइल्स की कोशिश किए बनाने के लिए, लावा वाले ने किया था, ठीक है, एक टाइम पे इधर नोकिया चल रहा था, भले कि बाहर की कंपनी थी लेकिन नोकिया यहाँ पर अच्छा काम कर रही थी। ऐसा सेगमेंट है, सैमसंग कोरियन कंपनी, हाँ, माइक्रोमैक्स, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी एक टाइम पे। चाइना आया और चाइना ने सबको बर्बाद कर दिया 10 साल में, सब निकल लिए। जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके सुपीरियर बनता गया वो 2-4 बच गए। अब सैमसंग के सेगमेंट में सैमसंग के वो फ़ोन चलते हैं जो 40,000 या 50,000 के ऊपर के हैं। आज सैमसंग का 5,000-10,000 का फ़ोन नहीं चलता, 20 वाला भी नहीं चलता। माइक्रोमैक्स तो ख़त्म हो चुका है। मोटोरोला, वो भी, उसके भी फ़ोन 30-40 के ऊपर वाले ही चल रहे हैं। छोटा सेगमेंट जो था इंडियन मार्केट का, जो मैक्सिमम कंज्यूमर बेस था, जो कि 5,000 से लेकर 10,000 तक का फ़ोन यूज़ करते हैं या 15,000 तक का, वो सारा चाइना यूज़ करते हैं। उस सेगमेंट को ही चाइना ने तोड़ दिया, दुनिया से ही हटा दिया। उतने में अभी सैमसंग अपना क्या बनाता है, जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, सैमसंग युवा वगैरह जो आते हैं वो 3,000 के आते हैं। चाइना ने एंड्रॉयड फ़ोन बना के रखा है 4,000 रुपये में। आदमी बोलेगा 1,000 और देके एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लेते हैं ना, भले कि वो दिन भर हैंग हो रहा है, पर कहने की बात क्या है कि फ़ोन है मेरे हाथ में। तो उसने क्या किया, ये इंटेंशनली डंप करके मार्केट तोड़ दिया। और पूरा मार्केट तोड़ने के बाद उसने क्या किया, इंडिया मोबाइल चीज़ को कैप्चर कर चुका है। तो जितने भी मोबाइल से पैसे कमा रहे हैं चाइना, पूरा भारत से कमा के ले जा रहा है। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस, आज इंडिया में कुछ भी ना हो, 100 करोड़ लोग तो मोबाइल चला रहे हैं, और 100 करोड़ में से एक्सक्लूसिव आदमी केवल 1 करोड़ है, 5 मान लो, जो किसमें होंगे, एप्पल में होंगे या सैमसंग में होंगे। उस सेगमेंट में भी उसने अपना एक बहुत अच्छा फ़ोन लॉन्च कर दिया, वन प्लस। तो लोग वन प्लस को आज एप्पल से बेटर मानते हैं एंड्रॉयड पे। तो उसने उस सेगमेंट में भी अपना जलवा बना के रखा है। छोटे सेगमेंट तो पूरे ही तोड़ दिए हैं, मतलब 90 लाख जो 90 करोड़ लोग हैं उसको तो उसने कैप्चर कर ही लिया है। और वो सिर्फ 10 लोगों का खेल है, उसमें भी उसने अपने अच्छे सेगमेंट डाल रखा है। तो ये क्या था, ये क्लियर कट डंपिंग थी। तो चाइना ऐसा करता है। तो इस समय कंपनी ये देख सकती है कि यार मोस्ट फेवर्ड के नाम पे ये कुछ नहीं कर सकता, हमारे डोमेस्टिक मार्केट को ख़राब कर दे रहा है ये तो मोस्ट फेवर्ड के नाम पे। तो उस समय हम इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। पढ़ाऊँगा इसके बारे में, इकॉनमी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम उसके लिए करते हैं, ऐसे ट्रेड को रोकने के लिए हम उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, तो उस समय चाइना ये नहीं बोलेगा कि देखो ये MFN को ब्रीच कर रहा है, आप कर रहे हो MFN को ब्रीच, कि आपने क्या किया, मार्केट को तोड़ने की कोशिश किया। आज हमारे डोमेस्टिक आर्टिशंस जो थे वो ख़त्म हो गए। आज इंडिया में जो टॉयज़ बनाते थे, पहले टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ रन करते थे, आज कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वाइप्ड आउट हो चुके हैं। आज कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, घर में बैठ के कोई खिलौने नहीं बना रहे हैं, सब खिलौने बन कर आ रहे हैं। ठीक है, जब सारे ही खिलौना भी बन के आ जा रहा है तो उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। जब खिलौने ही पूरे बन के आ गए बाहर से ही, तो उसका मतलब ही क्या रह जाएगा कि आज हमारे पास जो खिलौने बनाने वाले थे वो कहाँ गए। इंडिया को कहाँ से जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी। सिर्फ खिलौने बनाने वाले ही 4 से 5 करोड़ लोग थे, बच्चे खेल रहे थे। हम टेराकोटा आर्ट लेके आए थे दुनिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आज हमारे बच्चे खिलौने खेल रहे हैं चाइना के। क्या क्या है खिलौना, एक छोटा सा प्लास्टिक होता है, उसको फुला दिए, थोड़ा सा नाक वाक बना दिए, फुला कर बन गया भालू। लो भालू खेलो, 5 रुपये का। वैसे 5 रुपये के हज़ारों भालू बिक रहे थे, एक आदमी का पूरा जीवन चल जाता था। लेकिन उसने पूरा क्या किया, किस में ले गया, कमांड लाइन पे ले गया, ऑटोमेशन पे ले गया। ऐसा प्लास्टिक डलता है बड़ा सा, पूरा मशीन से घूम कर 2 भालू बन के नहीं, एक साथ 1000 भालू बन के निकलता है। पैकेजिंग होता है, बेच होगा। पर इंडिया में उसको लोग प्लास्टिक से मेल्ट कर रहे हैं, गला रहे हैं, फिर उसके बाद बना रहे हैं, शेप दे रहे हैं, फिर बेच रहे हैं। तो हमारे पास क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। यहाँ हम पीछे हैं। अगर इफ़ वी अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, हम भी ऐसे ही लाइन ऑफ ले आए, ऑटोमेशन ले आए, फिर हम भी प्लास्टिक डालें, वहाँ से भालू बन के निकले, तो क्या होगा, बहुत आसानी से बिकता हो। पर हम वहाँ पर नहीं गए, समझ रहे हो।
बहुत ऊपर है चाइना, अभी हम उसको छू भी नहीं सकते। हम लोग कह रहे हैं ना चाइना को हरा देंगे युद्ध में, वो 2-4 रफ़ाइल बना देगा, एक आध दिन रफ़ाइल पकड़ लिया तो खोलो इसको, देखो इसके कंपोनेंट जोड़ो, उड़ाओ रफ़ाइल। चाइना बहुत आगे ये सब चीज़ों में, वो रिवर्स इंजीनियरिंग का बादशाह है। आज यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग किसी ने सीखा ही नहीं, यहाँ पर सीधी इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बर्नौली प्रिंसिपल, वो बर्नौली प्रिंसिपल जब तक हम सॉल्व करें, बर्नाल बना के भेज दिया, लो लगा लो, समझ रहा है, जहाँ जहाँ जल रही है वहाँ पर लगाओ। तो एक्चुअल में वो ऐसा ग्रोथ होता है, तो वो मार्केट को पूरा डिस्टॉर्ट करता है। तो उसके लिए WTO में एक और प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। नाउ द नेक्स्ट वन, ट्रांसपेरेंसी। द नेक्स्ट एग्रीमेंट इज ट्रांसपेरेंसी, लिखो। हाँ, सेम चीज़ तो जियो भी करता है, तो कैसे कोई करता है? जियो कैसे करता है? 2 साल फ्री कर दिया। हाँ, वो तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में किया ना, वर्ल्ड मार्केट में नहीं किया ना, वो हमारा डोमेस्टिक प्लेयर है, वो हमारे यहाँ पर ही किया। हाँ, तो डोमेस्टिक उससे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अगर डोमेस्टिक में कोई देना चाहता है आप दीजिए, डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो कंट्री करेगी नहीं, ये तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए हो रहा है बात, ये तो वर्ल्ड ट्रेड की बात हो रही है। डोमेस्टिक तो जियो करेगा ही, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उस रेट पे कोई दे ही नहीं पा रहा ना। तो वो तो ये है कि हम अपने लोगों को सस्ता दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप दीजिए। जैसे अब सिस्टम, जैसे हम लोग यहाँ पर ही क्लासरूम पे ही बैठे, कोचिंग सिस्टम, कई लोग बोलते हैं हम फ्री क्लासेस लेंगे। वो फ्री क्लासेस तो खाली किस लिए हैं कि अपना बेस बन जाए, फिर कल को हम कमाएंगे, क्वालिटी हो ना हो। तो उसमें क्या हो रहा है, उस फ्री क्लासेस के कारण कई बच्चों का भविष्य खराब हो जा रहा है। पढ़ाना आता नहीं, कंटेंट उनको पता नहीं है, बस वो नाम का टीचर बन गए हैं, तो वो तो भविष्य ही खेल दिए ना। बेटर है कि एक अच्छे टीचर से पढ़ लो, फीस ले रहा है दे दो, आपका भविष्य तो सही डायरेक्शन में गाइड होगा। तो यही चीज़ है। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक में स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। अभी हमारा पूरा का पूरा जितना भी लेबर कोड है, प्रोडक्ट कोड जो इंडिया गवर्नमेंट ही बना रही है, 32 नहीं बना रही है, 32 नए कोड्स बन रहे हैं, वो इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं कि हर चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए। उसके बिलो अगर होगा तो उसको क्वालिफाइड नहीं दिया जाएगा। जैसे कि AC वगैरह होता है, उसमें 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही गाड़ी का प्रॉपर टेस्टिंग होता है कि उसमें इतने सारे कंपोनेंट्स लगे होने चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई अब 6 एयरबैग कंपलसरी है, बोल दिया, अब उसके बिना कोई गाड़ी बेच ही नहीं सकता। तो कई लोग 6 एयरबैग लगाएंगे तो उनकी गाड़ी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो कंपनी बाहर हो जाएंगी। तो ये एक्चुअल में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो इंटरनल है जैसे जियो के लिए, पर बाहर के लिए कोई भी कर सकता है। और वो टेलीकॉम का क्या होता है, एक वो बेचा जाता है, स्पेक्ट्रम बेचते हैं, तो जियो ने 90% स्पेक्ट्रम खरीद लिया है, तो उसको छोड़े किसी के पास है ही नहीं स्पेक्ट्रम चलाने के लिए, तो 10% में बाकी लोग खेल रहे हैं, 90% उसने पूरा खरीद लिया है। तो एक्चुअल में जियो ने गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा पैसा दिया है। हम लोग को ये लग रहा है कि नहीं जियो फ्री में सबको बांट दिया और जियो ने मार्केट कैप्चर कर लिया। जियो वो मार्केट कैप्चर इसलिए कर पाया क्योंकि उसने भारत सरकार को उतने पैसे दिए हैं, तो हमारे कंट्री को लॉस नहीं हुआ है उसका, हमको दिख रहा है भले कि, पर हमारी कंट्री को पूरा पैसा मिला है उसका, ऐसा हुआ है। तो जियो ने इसलिए बाद में क्या किया, जितने भी छोटे नेसेंट स्टेज की कंपनीज थी सबको ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया, क्योंकि जियो के पास मैन पावर नहीं। तो उसने बोला कि सबको मैं खरीद लेता हूँ, सब एक ब्रांड के अंदर जियो के अंदर काम करेंगे, तो नुकसान किसी का नहीं हुआ। उसने सबको खरीद लिया, अपने अंदर डाल लिया, पर एक बड़ा ब्रांड बन गया जियो, तो उसने ये मार्केट स्ट्रेटेजी अपनाई, ठीक है ना। तो वो डोमेस्टिक में कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल के लिए है। ट्रांसपेरेंसी, WTO ज़्यादा लंबा निकल जा रहा है, मैं सोचा आज खत्म करके जाऊँगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में नहीं आया है, चलो खैर अच्छी बात है। द WTO मेंबर आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश ट्रेड रेगुलेशन, publish the trade regulation and rules of their company of their country to allow the review of those rules by WTO administrative body, to allow review of those rules by the WTO administrative body। क्लियर है। तो हर कंट्री को क्या करना होगा, अपना ट्रेड रूल्स देना पड़ेगा लिखकर, किसको, WTO, क्योंकि हम इस तरह से ट्रेड करना चाह रहे हैं, ताकि उसको वो रीड करे और देखे कि भाई कोई कंट्री गलत नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि पहले से पता रहेगा कि कंट्री इस बेसिस में ट्रेड कर रही थी, ठीक है, ताकि वो ओपन रहे सबके सामने। नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, सेफ्टी वॉल्व। द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ WTO इज सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व, VALV,
VE सेफ्टी वॉल्व देखोगे, इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड। व्यापार को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। द WTO एग्रीमेंट परमिट द member to take measures to protect not only the environment, the WTO agreement permit members to take measures to protect not only the environment but also public health, animal health and plant health, public health, animal health and plant health। ठीक है, चलो जाओ ब्रेक करके आओ 10 मिनट, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। आज WTO ही पढ़ाऊँगा।